हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस क्लास को में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है और उसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पार्ट 3 खनिज और शक्ति संसाधन। हमने अध्याय 3 दोस्तों कंप्लीट कर लिया है और इसी अध्याय 3 का हम लोग आज करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ने वाले दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें खनिज संपदा से हम लोग शुरू करते हैं कि खनिज आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, खनिज वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन होता है। आपको इसमें खाली एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है? वो ध्यान रखनी है निश्चित रासायनिक संगठन, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है दोस्तों, उसी को कहते हैं हम लोग खनिज। ये इसकी परिभाषा हो गई। खनिज विशेष क्षेत्र या शेल समूह में संकेंद्रित रहते हैं। विशेष क्षेत्र और शेल समूह में संकेंद्रित रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विशेष क्षेत्र का मतलब होता है, इसका मतलब साफ है कि खनिज हर जगह पर नहीं पाए जाते। खनिज केवल वहीं पाए जाते हैं जहां पर उनकी कोई भूवैज्ञानिक कोई प्रक्रिया हुई होगी, जहां उनका निर्माण हुआ होगा। तो खनिज हर जगह पर अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ देश ऐसे भी हों जहां पर बिल्कुल खनिज ही ना हो, जैसे स्विट्जरलैंड में एक भी खनिज नहीं है दोस्तों। तो ऐसा कहा जा सकता है कि खनिज का असमान वितरण है। हम आगे समझेंगे कि ये क्यों है। उसके अलावा दूसरा चीज क्या है? शेल समूहों में संकेंद्रित रहते हैं। इसका मतलब दोस्तों, खनिज हमें प्योर फॉर्म में मिलते ही नहीं है। खनिज हमें पत्थर के फॉर्म में, शेल के फॉर्म में मिलते हैं। ये शेल क्या है? ये शेल भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो 3 शेल होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इन तीनों में से किसी भी प्रकार की शेल में आपको क्या मिल सकता है? आपको खनिज मिल सकता है। बस शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो खनिज है, नहीं तो ऐसे में आप देख करके बता भी नहीं पाओगे दोस्तों कि वो खनिज है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खनिज ऐसी जगहों में मिलते हैं जो अभिगम में नहीं है। दोस्तों, खनिज तो पूरी दुनिया में है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसी जगह पर कोई खनिज मिल जाए जिस तक पहुंच पाना संभव नहीं हो? या आपको ऐसा पता हो कि आपके एक किसी अकाउंट में पैसे तो हैं लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 10 अकाउंट है, उसमें से आपका एक अकाउंट ऐसा भी है जिसके पासवर्ड या कुछ भी आपके पास है ही नहीं, या उसका अकाउंट नंबर भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि उसमें पैसे बहुत सारे रखे हुए हैं। इसका मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते। वैसे ही दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर बहुत सारे खनिज तो हैं लेकिन अभिगम में नहीं है, मतलब वहां पर जाना संभव नहीं और निकालना भी संभव नहीं है। तो वो स्थान कौन से हो सकते हैं? जैसे अंटार्कटिका, जैसे आर्कटिक, ग्रीनलैंड। ये ऐसी जगह है जहां पर हमें कुछ खनिज मिल सकते हैं। तो महासागरों में भी मिलते हैं ना। महासागरों से तो कुछ हद तक हम लोग फिर भी पेट्रोलियम निकाल लेते हैं, लेकिन वो दूसरे खनिज निकालना अभी तक संभव नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी भी आर्कटिक, अंटार्कटिक और महासागर ऐसी जगह हैं जहां से हम खनिज नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज निर्माण कैसे होता है? ये जो खनिज है बनते कैसे हैं? खनिज बनते हैं भूवैज्ञानिक परिवेश में। भूवैज्ञानिक परिवेश मतलब जो भूमि है हमारी, ये सालों से इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। हो सकता है कि भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा अंदर चला गया हो और दब गया हो तो कोयले में बदल जाता है, या हो सकता है हमारी चट्टानों में सालों से जो बदलाव हो रहे, तापमान और ताप, दाब और वॉल्यूम, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने सारे बदलाव होने की वजह से उसमें हो सकता है कि आपको खनिज संपदा जो है वो मिलना शुरू हो जाए, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। तो भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। तो इनका खनिज निर्माण का कारण क्या है? यही है। क्या दोस्तों आप खनिज को पहचान सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप खनिज को पहचान सकते हैं, तो आपको बोलना चाहिए हाँ, क्योंकि खनिजों को पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उनके भौतिक गुण देखने पड़ेंगे। तो खनिजों के भौतिक गुण देखना है तो पहला गुण क्या है? पहला गुण है रंग। खनिज को पहचानने का पहला गुण रंग है। अगर मैं आपके सामने एक पेट्रोल भर करके एक बॉटल आपके सामने दिखा दूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो पेट्रोल है। इसका मतलब आपने वो लाल रंग, जो भी उसका रंग होता है, लाल पीला जो जिस तरह का रंग होता है, वो आपने देख करके ये पता लगा लिया कि भाई ये तो पेट्रोल है। इसका मतलब ये है कि आपको खनिज की पहचान है। तो रंग उसका क्या हुआ?
रंग उस खनिज का भौतिक गुण हो गया। उसके अलावा घनत्व भी किसी खनिज का क्या होता है, भौतिक गुण होता है। तो घनत्व से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी पत्थर में अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा तो हो सकता है उसमें मिनरल हो सकता है। नेक्स्ट है कठोरता से। कुछ धातुएं जो होती, खनिजों में भी कुछ धातुएं कठोर होती है, कुछ मुलायम होती है। तो ऐसे में भी पता कर लगाया जा सकता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कठोर है तो हो सकता है कि वो धातु है, इसमें से खनिज जो है धात्विक खनिज है। तो ऐसे पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा रासायनिक गुण से भी पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक खनिज का एक रासायनिक संगठन तो होता ही है। तो ऐसे में किसी रासायनिक संगठन से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, किसी भी रासायनिक संगठन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो खनिज किस प्रकार का है। तो हो गई ना कि हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, भौतिक गुण ही पहचान का एक हमें जरिया होता है। विलेयता के आधार पर वो कितना विलेय है, कितना घुलनशील है किसी चीज़ में। कुछ खनिज घुलनशील होते हैं, कुछ खनिज जो है वो घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये विलेयता के आधार पर भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा खनिज है भैया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि खनिज का निर्माण कैसे हो रहा है और इनकी पहचान इनके भौतिक गुणों से की जा सकती है। और दोस्तों भौतिक गुण कौन कौन से हैं वो भी आपने देख लिए। आपने देखा रंग, आपने देखा घनत्व, आपने देखा कठोरता और आपने देखा रासायनिक गुण और विलेयता। तो इनके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उन खनिजों की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग खनिजों के प्रकार के बारे में समझते हैं। अच्छा, अभी तो हम लोग बात करें कि खनिज क्या होते हैं, तो दूसरी ये भी हो सकता है कि खनिज अलग अलग भी हो सकते हैं। तो खनिजों के कुछ प्रकार भी तो होने चाहिए। तो खनिज के क्या क्या प्रकार होंगे दोस्तों? संरचना के आधार पर खनिज के दो प्रकार है। संरचना के आधार पर कैसे? संरचना के आधार पर मतलब अगर मान लो किसी खनिज में लौह तत्व है या कोई खनिज जो है वो बहुत हार्ड है जिसमें धातुएं पाई जाती है, तो वो बोला जाएगा कि ये धातु तत्व है या धात्विक खनिज है। और जो अधात्विक खनिज होते हैं जो थोड़ा कोमल होते हैं, टूट जाते हैं, उनके अलग अलग विशेषताएं होती है दोस्तों। तो ऐसे में इनको उनकी संरचना के आधार पर अलग अलग दो भाग में बांटा गया है। और पहला भाग क्या बोलते हैं हम लोग, धात्विक खनिज, और दूसरा क्या बोलते हैं, अधात्विक खनिज। ये तो बहुत ही कॉमन है, जो कई बार आपने सुना होगा। धात्विक खनिज में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। उसके दो प्रकार हैं, लौह तत्व और अलोह खनिज। तो लौह खनिज और अलोह खनिज ये भी क्या है, ये भी धात्विक तत्वों के ही उदाहरण है। नेक्स्ट इसमें अधात्विक तत्व में हम लोग उदाहरण के साथ साथ पढ़ सकते हैं कि चूना पत्थर और आपका जो कोयला है वो अधात्विक तत्व है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने मिनरल्स है? दुनिया में अभी तक 3000 मिनरल हैं, लेकिन हमने जिन मिनरल को ज्ञात मिनरल के रूप में माना है वो तो केवल 100 ही है। तो 3000 के आसपास मिनरल है, लेकिन अभी जो हम लोग जिन मिनरलों का जिन खनिजों का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, वो केवल अभी 100 ही मुख्य खनिज हैं। बात करते आगे खनिज के प्रकार में, बात करते हैं धात्विक खनिज क्या होता है। अभी हम लोगों ने इसको सेपरेट कर लिया कि एक तरफ बोला कि धात्विक खनिज और दूसरी तरफ हमने बोल दिया कि अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज की बात कर लेते हैं। धात्विक खनिज वो धात्विक खनिज कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई खनिज तत्व है और आपको ये पता करना है कि वो धात्विक है या अधात्विक है, तो दो तरीके हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब उनको गर्मी में रखने पर वो बहुत तेज़ गर्म हो जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के वायर से, यानी अगर हम लोग विद्युत के वायर से उसको टच करेंगे तो आपको करंट आ जाएगा। तो आप इसको चेक करने के लिए कि आपके पास कौन सी धातु है, तो उसके लिए आप दूसरा तरीका तो इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर को टच कर रहे हो और आपको करंट लग जाएगा। तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और तो इवन इसको हम लोग बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। लेकिन पहला तरीका तो दोस्तों बहुत अच्छा है। आप अपनी छत पर किसी भी धातु को जाकर रख दीजिए। मान लो आपके पास लोहा है और आपको जानना है कि लोहा कौन सी धातु है, क्या धातु है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको छत पे जाके उसको थोड़ी देर रखना पड़ेगा धूप में, और फिर उसको उठा के देखना, शायद आप उठा भी नहीं पाओ क्योंकि वो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। और क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि धातुओं की तो विशेषता है ना दोस्तों, वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। दोस्तों जो जो गर्मी प्राप्त करने के बाद बहुत तेज़ गर्म हो जाती है ना धातुएं, उनमें करंट भी फ्लो करता है। तो बहुत ऐसे ज़्यादातर धातुओं में क्या होता है, यही चीज़ होती है। नेक्स्ट होती है उनमें चमक होती है, बहुत तेज़ चमकते, रोशनी पड़ने पर बहुत तेज़ चमकते। कुछ धातुएं तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ चमकती, जैसे सोना धातु है तो कितना तेज़ चमक रही है, चांदी कितना तेज़ चमक रही है, सोना चांदी बहुत तेज़ चमकते हैं। उसके अलावा लौह अयस्क
और बॉक्साइड और मैग्नीज भी ये धातुओं के उदाहरण हैं। तो मैंने आपको वो फेमस धातुओं के नाम बता दिए जिससे आप रूबरू हैं, जिनको आपने देखा भी होगा। लोहा, सोना, चांदी, ये सब लोग देख सकते हैं। उसके अलावा बॉक्साइड और मैग्नीज जो है ये शायद आपने देखा ना होगा, लेकिन ये भी एक प्रकार का खनिज है। और कौन सा वाला? धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज तो हमने यहाँ पर समझ लिया। सीधी सी बात है, वह खनिज जो कठोर होते हैं, वह खनिज जिनमें ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और वो खनिज जिनमें चमक पाई जाती है वो कहलाते हैं आपके धात्विक खनिज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट दिया। धात्विक खनिज को दो भागों में कैसे बांट दिया? वे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा हो, कच्चे रूप में कुछ लोहा पाया जाता हो, अंश पाया जाता हो, तो उनको हम बोलते हैं लोह खनिज। तो जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लोह खनिज। और जिनमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं अलोह धात्विक खनिज। हे दोनों धात्विक खनिज, हे दोनों धातुएं ही, लेकिन लोह तत्व और अलोह तत्व इस धात्विक खनिज को दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? जैसे लोह अयस्क, ऑब्वियसली बात है, लोह अयस्क में लोहा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो लोह अयस्क तो इसका एग्जाम्पल हो गया। मैग्नीज और क्रोमाइट, ये तीन इसके उदाहरण हैं। यानी लोह अयस्क में लोहा पाया जाता है, मैग्नीज में लोहा पाया जाता है, और क्रोमाइट में भी क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इन तीनों में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। बात करते हैं अलोह खनिज की। अलोह खनिज मतलब क्या होता है? जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कौन कौन आएगा? इसमें सोना, चांदी, तांबा या सीसा। तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब क्या है? ये सारे के सारे अलोह खनिज हैं। ठीक है। और पढ़ लेते हैं कि लोह खनिज में लोहा होता है, जबकि अलोह खनिज में लोह अंश नहीं पाया जाता है। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप सीधी परिभाषा में। अगर सीधी सिंपल आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा लोह खनिज क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोह खनिज कहलाता है। और साथ में उसके तीन एग्जाम्पल लिख दो, लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड। अगर आपने ये लिख दिया तो आपका आंसर जो है, उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? वो बहुत सटीक माना जाएगा। नेक्स्ट है कि खनिज में, अगर खनिज तो हमको मिल गए, मान लो आपको खनिज मिल गए, मान लो पता चला कि आपके घर के नीचे ही बहुत सारे खनिज के भंडार है। अब आप उनको निकालोगे कैसे? तो आप बोलोगे सर खोद करके। तो खनिजों को जो खोद करके निकाला जाता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खनन। पृथ्वी के अंदर दबे जितने भी खनिज संपदाएं होती हैं उनको खोद करके निकालना ही क्या कहलाता है दोस्तों? खनिज कहलाता है। जैसे पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। अब क्या खनन भी कुछ प्रकार के हो सकते हैं? दोस्तों खनन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आपकी धरती है, मान लो ये आपकी धरती है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर खनिज संपदा गड़ी हुई है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, आप यहाँ हो नीचे थोड़ा सा आपके थोड़ा सा ही नीचे आपको क्या मिल जाती है? कुछ खनिज संपदा मिल जाती है। तो इस खनिज को निकालने के लिए आपको ज़्यादा खोदना नहीं पड़ेगा, और पूरा ये एरिया साफ़ कर दो, आपको खनिज मिलना से चालू हो जाएगा। पूरा एरिया साफ़ कर दिया आपने, आपको खनिज मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल इतनी गहराई में खनिज है, यहाँ पर आपको कुछ मिनरल मिल रहे हैं, मान लो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या कोई जो भी आपको मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुआं खोदना पड़ेगा, सब कूप या ट्यूबवेल टाइप कुछ खोदना पड़ेगा, जिससे आपको बाहर निकालना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि इतनी ज़मीन को तो आप खोद नहीं सकते। तो दो तरीके के खनन होते हैं। तो जो पहला वाला खनन मैंने बताया जिसमें आपको कम खुदाई करनी पड़ती है, यानी जहाँ पर आपको जो खनिज संपदा है वो थोड़ी सी गहराई से ही निकालना पड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं विवृत खनन। विवृत खनन का मतलब होता है जब खनिज संपदा कम गहराई में दबे हो तो उन्हें निकालने के लिए जिस प्रकार का खनन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विवृत खनन। विवृत का मतलब होता है पूरा बड़ा बड़ा एरिया को काट दिया, पूरा एरिया आपने देखा होगा, पूरा एरिया ही साफ कर देते हैं वो, और गड्ढा बना देते हैं, तो वो विवृत खनन होता है। उसमें क्या होता है? कम गहराई में स्थित जो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। कम गहराई में जो खनिज होते हैं पूरा पृष्ठ का स्तर ही हटा दिया और फिर आपने आसानी से क्या निकाल लिया? आसानी से आपने खनिज को निकाल लिया। सेकंड जो है उसको बोलते हैं कूप की खनन। अगर आपको बहुत गहराई से कुआं खोद के निकालना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कूप की खनन। कूप की खनन में क्या होता है?
गहराई में दबे खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कूपकी खनन। तो अगर मैं आपसे नॉर्मली ऐसा पूछ लूं कि जरा बताओ कि कूपकी खनन जो है वो कौन से खनिज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप बोलोगे सर पेट्रोलियम बहुत नीचे होता है, और पेट्रोल के लिए हमने देखा भी कई बार फोटोज़ वगैरह देखा है कि पेट्रोलियम को जो है बहुत गहराई से ऐसे निकाला जाता है, यहाँ से ये बहुत गहराई से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम का जो खनन का प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग कूपकी खनन। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे अधिक गहराई में स्थित होते हैं, मतलब जो खनिज अधिक गहराई में स्थित होते हैं उन्हें निकालने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। कूपक मतलब या तो कुएं, सऊदी अरब में तेल के कुएं हैं तो आपने सुना होगा, तो वो कुएं ही है, बहुत चौड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कई जगह तो ड्रिलिंग करके भी वो बोरवेल के थ्रू भी जो है कुछ मशीन से वहाँ पर लगातार ड्रिलिंग करते रहते हैं और उससे वो खींच लेते सारा का सारा क्रूड ऑयल। जैसे कि इंडिया के बॉम्बे हाई में भी हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ क्लियर होती चली जा रही होगी। आगे समझते हैं कि ये खनिज के प्रकार में हमने तो समझ लिया कि दो तरीके के खनिज होते हैं, लेकिन हम लोग यही समझना पड़ेगा कि जब हम लोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से बाहर लेकर के आते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को जो बाहर निकालने के लिए जिन गहन कूपों के द्वारा खुदाई की जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? देखिए वो तो हो गया आपको कूपकी खनन, लेकिन इस कूपकी खनन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है कि कूपकी खनन तो वो होता है कि कुआं खोद दिया और निकाल रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवेधन। तो प्रवेधन जो है वो गहराई से निकालने के लिए किया जाता है, खनिजों को गहराई से निकालने के, लेकिन कौन से खनिजों को वो भी बात करेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को अंदर से बहुत गहराई से बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं? प्रवेधन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो गई। तो कूपकी खनन ही क्या है? प्रवेधन है। और दूसरा है आखनन। आखनन मतलब जो कम गहराई में दबे होते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको विवृत खनन, जो कम गहराई में दबे हुए खनिज होते हैं उनके पूरे एरिया को साफ करके जो निकाला जाता है उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है वो प्रकार हो सकता है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई ये कूपकी खनन क्या है, विवृत खनन क्या है, ये तो दिमाग में समझ में आ गया, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि प्रवेधन क्या है और आखनन क्या है। तो कूपकी खनन और विवृत खनन ये खनन के दो प्रकार हैं, लेकिन प्रवेधन और आखनन ये खनन की प्रक्रिया हैं। तो प्रकार और प्रक्रिया में अंतर होता है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कम गहराई से खोदकर निकालने की प्रक्रिया को आखनन कहते हैं और अधिक गहराई से निकालने की प्रक्रिया को प्रवेधन कहते हैं, जो जनरली पेट्रोलियम पदार्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ तक तो आपको बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज का वितरण। खनिज का वितरण मतलब खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हमने अभी बात की खनिज तो शेल समूह में पाए जाते हैं, मतलब खनिज तो चट्टानों में पाए जाते हैं, इसका मतलब उनका वितरण जो है वो चट्टानों में तो होगा। अब कैसे होगा वितरण चट्टानों में? जब आपको पता ही नहीं है कि चट्टानें कितने प्रकार की हैं तो कैसे समझ में आएगा कि खनिज कितनी चट्टानों में होता है? तो दोस्तों तीन ही मेजर चट्टानें होती है, मुख्य चट्टान तीन होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान जो लावा के ठंडा होने से बनती है, दूसरी अवसादी चट्टान जो आग्नेय चट्टान के टुकड़े टुकड़े टूट जाते हैं उन टुकड़ों से बनती हैं, और तीसरी जो है कायांतरित चट्टान जो ताप और दाब में परिवर्तन के बाद बन जाती है। तो तीन चट्टानें होगी हमारे पास, कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। अब ये क्या बोल रहा है कि खनिजों का जो वितरण है वो कहाँ है, वो किस तरह से किया गया है। तो किस तरह से किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों चट्टानों की बात करूं, किन दोनों चट्टानों की? इन दोनों चट्टानों की बात करूं तो इन दोनों चट्टानों में आपको मिलेगा केवल आपका धात्विक खनिज। धात्विक खनिज इन दोनों चट्टानों में मिलता है दोस्तों। उसके अलावा इसकी बात करो अवसादी चट्टानों की, तो अवसादी चट्टानों में हमको मिलता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये सब अधात्विक खनिज के ही उदाहरण हैं। तो अधात्विक खनिज जो आपको कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टानों में मिलेगा। धात्विक खनिज आपको कहाँ मिलेगा? आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान में मिलेगा। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली। बात करते हैं कि धात्विक खनिज कहाँ मिलता है, वही जो मैंने आपको बताया।
आग्नेय और कायांतरित शेल समूह में मिलते हैं। धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं दोस्तों? आग्नेय और कायांतरित शेल समूह मिलते हैं, जबकि अधात्विक खनिज आपको कहाँ मिलता है? वो मिलेगा आपको अवसादी शेल समूह में। ये ध्यान रखने योग्य बात है और बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर ध्यान दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पर होते हैं जो कि हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा फंडा था जो आपने समझ लिया। आगे समझते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें दुनिया में कहाँ कहाँ मिलती हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें ज़्यादातर पाई जाती हैं उत्तरी स्वीडन में। स्वीडन नाम का एक देश है दोस्तों, जो आपको मैं बताऊंगा, अभी मैप में दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट है ओंटेरियो। स्वीडन तो यूरोप में है। अगर आपने एटलस अच्छे से पढ़ा होगा, 6th क्लास के एनसीईआरटी में वैसे भी था, एटलस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको स्वीडन के बारे में पता होना चाहिए। और वैसे भी स्वीडन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल प्राइज़ बढ़ते हैं ना दुनिया में, ये नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो यही तो वो देश है जो नोबेल पुरस्कार देता है। इसलिए भी इस देश को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो लौह अयस्क यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि आग्नेय और कायांतरित चट्टानें बहुत होती हैं यहाँ पर। उसके अलावा ओंटेरियो, ओंटेरियो दोस्तों कनाडा जो देश है, उस कनाडा का एक शहर है, कनाडा का शहर है। तो कनाडा का शहर है, तो वहाँ पर क्या है? तांबा और निकिल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी दोनों की दोनों चट्टानें पाई जाती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर भी लोहा, निकिल, प्लेटिनम और क्रोमियम जैसी धातुएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आग्नेय और कायांतरित चट्टान शेल समूह पाए जाते हैं। दोस्तों इवन साउथ अफ्रीका में तो हीरा भी बहुत मिलता है, सोना भी बहुत मिलता है, दोनों की दोनों प्रीशियस धातुएं वहाँ मिलती हैं। तो ये तो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों क्या आपने कभी चट्टानें देखी हैं? आपने आग्नेय चट्टान और ये कायांतरित चट्टान अगर नहीं देखी है तो कुछ इस तरह की होती हैं। ये आग्नेय चट्टान है और ये कायांतरित शेल समूह का उदाहरण है। तो इसे आप देख सकते हो। अभी ये आग्नेय चट्टान, इसके ऊपर कुछ एल्गीज वगैरह कुछ जमा हुआ है, कुछ छोटे मोटे जो बैक्टीरिया वाला जो है वो वाला फ़ोटो है। लेकिन इसको जब आप साफ़ करोगे तो यहाँ से आपको ओरिजिनल आग्नेय चट्टान दिखाई देगी, जिसका रंग अक्सर क्या होता है? घूसर काला होता है उसका रंग। बहुत हार्ड चट्टान होती है वो। आपने अपने घर में आग्नेय चट्टान जरूर देखी होगी। आप तो अपने घर पे ही देख लीजिए ना, आपके घर का जो किचन होता है, जो किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, काली पट्टी का बना होता है, वो ग्रेनाइट की चट्टान है, वही तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान तो हर इंसान, हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं होती है, चाहे आप सीढ़ियों पे लगवा लो या अपने किचन पे लगवा लो। अगली बात करते हैं कि शेल खनिज क्या होते हैं। शेल खनिज मतलब जो शेलों में, जो खनिज शेल समूह के रूप में पाए जाते हैं, जो खनिज शेलों में पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शेल खनिज। यह अवयवों में अनिश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का समूह होता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको कोई आग्नेय शेल मिल गई ना, मान लो कि आपको कोई आग्नेय चट्टान मिल गई। अब आपको पता है कि इसमें कोई क्या है? खनिज है। कोई आग्नेय चट्टान आपको मिली है और आपको पता चला कि ये कोई, इसमें कोई खनिज है। आपको खनिज है तो आपको कैसे पता चलेगा कि शेल खनिज जो है वो होते क्या है? इसमें क्या आपको नहीं पता कि कौन सा खनिज कितनी मात्रा में है, लेकिन खनिज तो होता है। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि यह अवयवों के, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का सम्मोहन है। इसमें अनिश्चित संगठन होता है, पता नहीं होता है कि हो सकता है एक से ज़्यादा खनिज भी छोटे से पत्थर में हो। जैसे ये आपको खनिज दिख रहा है, ये सारे के सारे वो पत्थर हैं जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं। देखिए बॉक्साइट आपको दिख रहा है, आपको पता है इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम जो आपके घर में आप देखते हो, और एल्यूमिनियम के जो वायर हैं पंखे में लगे होते हैं, हर जगह पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्यूमिनियम आप देख रहे हो, आप इसको देख के कोई बता नहीं सकता कि एल्यूमिनियम थोड़ी ऐसा होता है, लेकिन जब इसको शोधित किया जाता है तो इसी से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ये बोरेक्स आपको दिखाई दे रहा है, क्रोमाइट आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नेटाइट, तो ये तो लोहे का उदाहरण हो गया। तो इन पत्थरों में से निकलता है, इनको हम लोग शोधित कर लेते हैं और ये शोधित करने लेकिन हमको पता नहीं होता है कि इसमें कितना निकल सकता है। क्यों? क्योंकि शेल समूह में हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, हमने यही तो पढ़ना चाह रहे हैं, ये मेन चीज़ की इनमें अनिश्चित संगठन होता है। मतलब पता नहीं कि कितना परसेंट निकलेगा, लेकिन हाँ इनमें एक या एक से ज़्यादा खनिज निकल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ध्यान देना है कि अभी तक हमें 2800 खनिजों की पहचान कर ली है, लगभग 3000 जो मैंने अभी आपको बताया था। 2800 खनिजों की हमने पहचान कर ली है, जिसमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं।
सोयास का खनिज समझे जाते हैं, मतलब वो सोयास जो हम लोग निकालते हैं ना, उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये खनिज है, बाकी संपदा को हम लोग खनिज में अभी कंसिडर नहीं करते, लेकिन फिर भी वो भी खनिज की पहचान तो उनकी कर चुके हैं। भविष्य में हो सकता है अगर उनका उपयोग हमें हो तो हम लोग उनको खनिज में रख देंगे, क्योंकि जिसका उपयोग नहीं है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसकी धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने लगी तो शायद उसको भी हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग क्या क्या होता है, या यूँ कहूँ कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि नमक अगर आपके पास घर पे रखा हुआ है, क्या आपने सोचा है कि नमक कैसे बनता होगा? क्या आपने सोचा है नमक आता कहाँ से होगा? आपके घर में किसी दुकानदार से आता होगा, लेकिन उस दुकानदार को किसी कंपनी से, और कोई कंपनी कहीं पे तो बना रही होगी, तो कंपनी ये नमक कहाँ से बना सकती है? नमक मिलता है हमें हर उस चीज़ जगह से जो खारे पानी का स्रोत होना चाहिए, क्योंकि खारा होता है ना। जिस पानी में ये चीज़ घुली हो, ये क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिस पानी में सोडियम क्लोराइड घुली हो उस पानी में से हम लोग सोडियम क्लोराइड निकाल तो सकते हैं, तो वो कहाँ होगा? और ऐसे जल को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, ऐसे जल को हम लोग बोलते हैं लवणीय जल। तो ये लवणीय जल कौन सा है? जैसे समुद्र से हम लोग निकाल सकते हैं, झील से निकाल सकते हैं, और कुछ चट्टानों से, सेलों से निकाल सकते हैं। कुछ चट्टानों से जो नमक बनता है दोस्तों, वो तो आपने देखा भी होगा, आपके घर में पड़ा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग काला नमक। कई चट्टानों से निकलता है। तो नमक, काला नमक, ये सब कहाँ से निकलता है? ये चट्टानों से, समुद्र से, झील से, यहाँ से निकलता है। इसके अलावा तांबा जो है उसका इस्तेमाल, उपयोग पढ़ रहे ना हम लोग, तांबे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तांबे का इस्तेमाल सिक्के बनाने से लेकर के पाइप बनाने तक तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बहुत बड़ा इसका यूज़ है, हालांकि काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इस वजह से ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते लेना, क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं इसके पाइप वगैरह अगर बनवाओ तो भी। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज जो है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के हेतु सिलिकॉन बनाने में, कंप्यूटर की जो चिप होती है सिलिकॉन चिप, वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वार्ट्ज का। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है, और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है वो ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज़ में, और घरेलू बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, इन सब विद्युत वाले सामान में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, सब में इस्तेमाल किया जाता है ये, और ये बहुत सस्ता पड़ता है बाकी तांबे की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खनिज संरक्षण क्या होता है? खनिज संरक्षण मतलब क्या? खनिज हमारे देश में क्या दुनिया में खनिज की समस्या होगी तभी तो हम लोग इसको संरक्षण की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, खनिजों को कोई समस्या है? तो बिल्कुल है। एक तो खनिज बहुत कम है, एक तो लिमिटेड होते हैं। दूसरी बात ये कि खनिज जो है ये समाप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके असीमित भंडार नहीं है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि जब खनन की क्रिया होती है तो उसमें जो बर्बादी है उसको कम करना आवश्यक है। जब खनन की क्रिया करते हैं तो उसमें बहुत सारा तेल, दोस्तों क्रूड ऑयल जब निकालती है ना कंपनी, तो बहुत सारा तेल बह करके समुद्र में चला जाता है, बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है। कोयला भी निकालना तो बहुत सारा चीज़ वेस्टेज हो जाता है। तो खनन के दौरान जो बर्बादी हो रही है, सबसे पहले तो उसको कम करो। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है हम लोगों को, तो जो आसपास की चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और ज़्यादा मात्रा में मिलने की वजह से हम उसको बर्बाद भी कर देते हैं। और शुरू से ही बर्बाद किया जा रहा है तो पहले तो उसको कम करो। क्यों? क्योंकि जब तक इसको कम करेंगे नहीं तब तक क्या होगा, खनिज को संरक्षित कैसे करेंगे? तो धातुओं को पुनः चक्रण अन्य तरीका है जिससे खनिजों संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। अब देखिए, धातुओं का पुनर्चक्रण करना मतलब, अगर मान लो आपके घर में कोई लोहे की धातु है जो खराब हो चुकी है, आपके यूज़ की नहीं है, तो उसको पुनर्चक्रण के लिए किसी दूसरे चीज़ में इस्तेमाल कर लो, या उससे कुछ चीज़ बनवा लो, क्योंकि वो लोहे की होती है तो वो इतना ख़राब भी नहीं होता है कि काम ना है, उससे कोई दूसरी चीज़ बन सकती है। तो ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि धातुओं को हम लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और धातुओं को पुनर्चक्रण करके हमें उसे दोबारा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा आप खरीदोगे तो उसकी कॉस्टिंग हमेशा ही आपको बढ़ करके मिलेगी। शायद हो सकता है कि आपने वो चीज़ सालों पहले जितने में खरीदी, आपको दोबारा उतने में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो चुका है, आजकल लोगों की मांग बढ़ गई है, और ऐसे में खनन भी महंगा हो गया है, और दूर दूर तक ट्रांसपोर्टेशन लेने के लिए ये चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। तो ध्यान क्या देना आपको? ध्यान ये देना है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, और मानवीय उपयोग की दर की तुलना में इनकी निर्माण की दर बहुत धीमी है। जो इंसान जिस तरीके से इसको उपयोग कर रहा है, हमारी जो उपयोग की जो दर है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसकी तुलना में इसके निर्माण की दर क्या है? इसके निर्माण की दर बहुत धीमी है। इसी वजह से हमको
खनिज संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे समझते हैं कि भारत में खनिज संपदा जो पाई जाती है वो कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। भारत में जो खनिज संपदा पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ लोहे की, तो लोहा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, लोहा भारत में 3 राज्य तो आपको वैसे ही रटने पड़ेंगे, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य इसलिए रटने पड़ेंगे क्योंकि पूरे भारत में खनिजों के मामले में सबसे ज़्यादा खनिज इन तीनों ही राज्यों में आपको मिलेंगे, चाहे वो कोयला हो चाहे वो लोहा हो। ऐसे बहुत सारे खनिज जो है आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 3 राज्य तो आपको ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है, तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये एक सर्कल बना दिया मैंने। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीनों आसपास मिलते हैं। इसका मतलब इस आसपास वाले इलाके में आपको क्या मिलता है, लोहा इसक मिलता है। उसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मिलता है, ये भी इसी के पास में। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक एक इम्पोर्टेंट लोहे का केंद्र है, तो कर्नाटक आप याद रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से सारे नाम याद नहीं रखना है, क्योंकि इतने नाम आप एग्जाम में याद भी नहीं रख पाओगे, और हो सकता है गलत राज्य का नाम लिख दो, क्योंकि आपके दिमाग में तो सारे राज्यों के नाम होते हैं ना। ध्यान रखना है कि आपको 3 राज्य तो ध्यान रखने ही है। एक तो आपको रखना है झारखंड, दूसरा आपको छत्तीसगढ़, तीसरा आपको उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत अमीर राज्य है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन में हो सकता है कि गरीब हो, लेकिन फिर भी इनके पास खनिज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कर्नाटक में बहुत खनिज मिलता है, लोहा बहुत मिलता है, लोहा और सोना काफ़ी मिलता है कर्नाटक में, तो कर्नाटक भी उसमें आप याद रख सकते हो। बाकी नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट में क्या याद रखना है, बॉक्साइट में भी 3 राज्य, देखो शुरुआती 3 राज्य कौन कौन से जिसकी मैं बात कर रहा था, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लेकिन बॉक्साइट में बहुत बड़ी एक खान आपको मध्य प्रदेश में मिलती है, तो आप इन 3-4 को याद कर सकते हो। बिल्कुल पास पास है ये पूरा सर्कल, ये जो है ना, ये सारे के सारे वही राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इन सबको आप याद रख सकते हो, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये झारखंड। कितना अच्छा, कितना आसान हो गया इनको याद करना। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खान है, बालाघाट में एशिया की सबसे बड़ी खान मिलेगी आपको वहाँ पर, तो बहुत बड़ी बॉक्साइट की खान वहाँ पर मिल सकती है आपको। ऐसे में ये 3-4 तो आपने याद कर लिए। नेक्स्ट है आपका अभ्रक। अभ्रक माइका क्या होता है, अभ्रक जो होता है ये आपको झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में मिलता है। लेकिन मेन आपको याद क्या रखना है, मेन आपको रखना है झारखंड, मेन आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और आपको याद रखना है राजस्थान, क्योंकि तीनों टॉप पे चलते हैं। और सबसे ज़्यादा अभ्रक जो उत्पादन होता है, एट प्रेजेंट बात कर रहा हूँ मैं, एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश करता है। और दुनिया का लगभग 90% जो अभ्रक होता है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का 90% अभ्रक जो है वो अकेला इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। हो सकता है कि हम 90% ना हो, ये हमारे ही आंकड़े हो, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे टॉप पर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में आगे हमारा ही देश है। और आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, ये 3 राज्य है। तो समझते हैं ये कहाँ पर है इस मैप में। आपको डायग्राम, आपको इस मैप पर इतने अच्छे से रीडिंग करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, बहुत आसानी से आपको मिलना चाहिए। तो कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान आ गया, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है आपका झारखंड, तो झारखंड यहाँ आ गया। और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, जो कि अभी यहाँ पर मिलेगा आपको। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है दोस्तों, याद रखना। ऐसा ना हो कि आप पुराना मैप देख रहे हो और आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला दो। 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का एक नया राज्य बन चुका था। और अब राज्यों की संख्या हमारे देश में 28 है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है, पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये राज्य नहीं है। पॉलिटी में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि ये राज्य क्या होते हैं, देश क्या होते हैं, सब कुछ बता दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, तांबे की बात करते हैं। तांबा कहाँ मिलता है, देखिए तांबे के लिए तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है तांबे का, वो राजस्थान में होता है। और तांबे की एक खान बड़ी फेमस है जिसको आपको याद रखना है, उस खान का नाम है खेतड़ी। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। ये खेतड़ी की जो खान है राजस्थान में, ये तांबे के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। तो अगर आपको राजस्थान भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को याद रखना। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। उसके अलावा मैग्नीज का होता है, तो मैग्नीज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वैसे भी याद रख सकते हैं कि मैग्नीज, म से मैग्नीज, म से महाराष्ट्र और म से मध्य प्रदेश, तो वैसे भी आपको दो तो वैसे याद हो गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ साथ तो चलता है ना छत्तीसगढ़, वो तो मध्य प्रदेश से अलग ही हुआ था। तो इन तीनों को याद रखोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, और ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों पास पास फैले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर मिलेगा आपको मैग्नीज। समझते हैं कुछ अन्य धातुओं के बारे में या अन्य खनिज के बारे में। जैसे कुछ अधात्विक खनिज भी है, जैसे चूना। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? अब ये चूना पत्थर आपको मिलता है बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और एक राजस्थान बड़ा फेमस है इसके लिए। चूनार की खान जो है, जहाँ से संगमरमर भी मिलता है, चूने पत्थर भी मिलता है। देखिए जहाँ से चूना पत्थर मिलता है वहाँ पर अक्सर आपको संगमरमर की चट्टानें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर ही बनता है आगे चल के संगमरमर। चूना पत्थर सालों के बाद ताप और दाब में बदलने के बाद ये चूना पत्थर ही काय में बदल जाता है, ये संगमरमर में बदल जाता है, लेकिन काफ़ी समय लगता है उसको बदलने में। तो चूना पत्थर आपको कहाँ मिल रहा है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जरूर याद रखना, क्योंकि वहीं से लाया गया था संगमरमर। जब ये बनाया गया था ना ताजमहल, उसका संगमरमर, तो कहीं ना कहीं चुनार की जो खाने हैं वहाँ से लाया गया था, चुन चुन करके उसको। और सोना जो मिलता है वो कर्नाटक के कोलार, एक ही जगह मिलता है सोना, कोलार गोल्ड फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग KGF। एक मूवी भी देखी होगी दोस्तों आपने, ये पूरी इसी पर तो बेस्ड है। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। यहाँ से इतना सोना निकला था कि उस सोने को लेकर के बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे सोना जो है बेच दिया विदेशों को, और शायद उसी को लेकर के बहुत पुरानी कहानी जो है उस पर इन्होंने एक मूवी बना दी दक्षिण भारत वालों ने। और सोना जो है कर्नाटक के कोलार में मिलता है, और बहुत बड़ा एरिया। आप फोटो देखोगे ना इंटरनेट पर तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा एरिया जिसमें सोना निकाल रहे हैं। तो निकाला जा रहा है, सालों से सोना निकल रहा है वहाँ पर, और इंडिया में एक अकेली जगह जहाँ पर सोना निकलता है। नमक की बात करें तो दुनिया में शुमार है इंडिया नमक बनाने में। दुनिया के टॉप नमक निर्माता देशों में भारत का स्थान तीसरा या चौथा के आसपास आता है हमारा स्थान। तो हम इसमें पीछे नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि नमक उत्पादन में भारत अग्रणी देश है। क्यों अग्रणी है? क्योंकि हम लोग उत्पादन तो करते ही हैं, हम लोग निर्यात भी करते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है हमारा नमक कौन खा रहा है? आपको सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान को भी हम लोग नमक सप्लाई करते हैं। हमारे देश का नमक पाकिस्तान भी खा रहा है। सोच सकते हैं आप कि पाकिस्तान को नमक बनाना भी नहीं आता है, हम उसको नमक सप्लाई करते हैं। तो भारत का नमक जो है वो कौन खा रहा है? पाकिस्तान खा रहा है। बाकी आप तो समझदार हैं ही। नेक्स्ट, अब पाकिस्तान को नमक का कर्ज तो अदा करना चाहिए। वैसे कोई भी नमक खाता है आपका तो उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आप किस देश का नमक खा रहे हो। तो आपने भारत का नमक खाया है। ऊर्जा संसाधन में हम लोग बात करते हैं दो तरह के ऊर्जा संसाधन की, एक है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा आपका कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग बात करेंगे इन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है क्या, और ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इन दोनों की चर्चा करेंगे। परंपरागत ऊर्जा संसाधन दोस्तों वो होते हैं जो जल्द ही समाप्त हो सकते हैं, जिनके हमारे पास भंडार कैसे हैं? जिनके हमारे पास भंडार जो है वो सीमित है। जिसके भंडार सीमित होते हैं दोस्तों वो जल्द ही समाप्त हो सकते हैं, और जिनके भंडार असीमित होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। असीमित होते वो समाप्त नहीं होते। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल। जैसे कोयला और पेट्रोल, ये दो जो उदाहरण हैं किसके हैं? कोयला और पेट्रोल उदाहरण है परंपरागत संसाधनों के। तो मैं कह सकता हूं कि परंपरागत संसाधन वो संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और सीमित मात्रा में पाए जाने का मतलब ये है कि जल्दी समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण भी आपने देख लिया, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसका मतलब एक चीज और जोड़ सकता हूं ना मैं, कि परंपरागत संसाधन जो है ये क्या करते हैं दोस्तों? ये प्रदूषण फैलाएंगे ना। परंपरागत संसाधन प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया। इधर बात करते हैं कि ये असीमित होते हैं, और ये दोस्तों सौर ऊर्जा इसका उदाहरण है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसका उदाहरण है। तो जब मैं बोल रहा हूँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसका उदाहरण है, इसका मतलब ये क्या नहीं करते? ये प्रदूषण नहीं करते हैं दोस्तों, प्रदूषण नहीं होता है।
अब आप ही इसको देखकर बता दीजिए कि कौन सा बेहतर होगा, क्या परंपरागत संसाधन से ज़्यादा सही है या गैर परंपरागत संसाधन ज़्यादा सही है। तो आपका दोस्तों उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा कि गैर परंपरागत संसाधन ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो असीमित मात्रा में है, दूसरा इनके उदाहरण जो है वो क्या कौन कौन से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इनसे हमें कोई हानि भी नहीं होती, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन ये तो पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं, कम मात्रा में भी हैं और अभी तो महंगे भी हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। शुरुआत में दोस्तों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा हमें महंगी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे हम लोग प्रौद्योगिकी में तरक्की कर रहे हैं, उस तरीके से भविष्य में हमें सारी चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। बशर्ते ये है कि लोगों को अपनी भागीदारिता दिखानी पड़ेगी। हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। जनता यहाँ से यहाँ आने में सोच रही है, पब्लिक को नहीं सोचना चाहिए। सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को चला रही है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी कारें आजकल बैटरी वाली आ गई हैं, बहुत सारी बाइक्स बैटरी वाली आ गई हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि लोग पेट्रोल वाली ही चला रहे हैं? क्योंकि अभी भी उनको उस चीज़ पर विश्वास नहीं है, अभी भी उनने उनके प्रदूषण को और उसके नुकसान को ध्यान से देखा नहीं है और समझा भी नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या मतलब, हमारे पास तो पैसा है, हम तो पेट्रोल फूकेंगे, हम तो स्पीड से दौड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम, जब तक लोग भागीदारी नहीं दिखाएंगे इस चीज़ में, तब तक हम लोग परंपरागत से गैर परंपरागत की ओर बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की विशेषता क्या है, क्या होता है ये, किसको हम लोग बोलते हैं। अभी तो मैंने बोला कि एक तो इनके जो परंपरागत इनके भंडार क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और दूसरा ये कि खत्म हो सकते हैं, दोबारा बनते भी नहीं है, और जो समाप्त होने वाले और दोबारा बनते नहीं उनको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय संसाधन। तो परंपरागत संसाधन जो क्या होते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है लंबे समय से सामान्यतः उपयोग में लाए जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग जनरली इनका उपयोग ही तो कर रहे हैं। क्या हमने अभी सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का इतना ज़्यादा उपयोग तो नहीं किया, हर आम आदमी का उपयोग तो नहीं है ये। इसका मतलब आम आदमी जिन चीज़ का उपयोग कर रहा है वो किसका कर रहा है, वो परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर रहा है, पेट्रोल का उपयोग कर रहा है, कोयले का उपयोग कर रहा है। ये जो परंपरागत संसाधन है इन्हीं का उपयोग हम लाइफ में कर रहे हैं अभी, लेकिन जल्द ही इस पर से हमारी निर्भरता खत्म होनी पड़ेगी, नहीं अगर हुई तो दिक्कत हो सकता है। तो जैसे ईंधन एवं जीवाश्म परंपरागत साधन है, ईंधन एवं जीवाश्म परंपरागत साधन। ईंधन क्या है दोस्तों, आपने कभी पुरानी कहानियाँ जरूर सुनी होगी, या हो सकता है कोई ऐसी मूवीज़ या फोटोज़ देखे होंगे जिसमें आपको भारत के पुराने दृश्य दिखते हों। अभी भी भारत के कुछ गाँव में उस तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि लकड़ी इकट्ठा करके लकड़ी को जलाते हैं। दोस्तों इस लकड़ी को जलाना ही क्या कहलाता है, यही ईंधन है। तो लकड़ी को ऐसे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वनस्पति हमारे पास बहुत कम हो चुकी है, और वैसे भी सरकार आजकल सभी को सब्सिडी दे करके गैस सिलेंडर दे तो रही है। उज्ज्वला योजना के द्वारा सरकार ने कितने ही लोगों को गैस सिलेंडर बांट दिए। अब तो लगभग हर घर में गैस सिलेंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग अगर ईंधन को जला रहे हैं, लकड़ियों को लगातार जला रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि उतने ही पेड़ लगाए जितने उनने जीवन में काटे हैं। अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो दुनिया में ये वनस्पति खत्म नहीं होगी। ईंधन की बात करें तो ईंधन का उपयोग कहाँ होता है। अब जब मैं गांव की बात कर रहा हूँ कि काय में इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं ना। खाना पकाने में कुछ लोग लकड़ी को, ठंड के दिनों में लकड़ी को जला करके तापते भी रहते हैं, ये भी आपने दिखा है। तो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। किसका, इस जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में कौन करते हैं, ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। ग्रामीण जो है वो 50% से ज़्यादा ऊर्जा इन्हीं ईंधन से प्राप्त करते हैं, और लकड़ी को जलाने से धुआं भी निकलता है, तो वो भी समस्या वाला बात तो हो गई। तो उसके लाभ और हानियाँ देख सकते हैं। लाभ ये कि आसानी से मिल जाते हैं, सुप्राप्य मतलब बहुत आसानी से प्राप्ति हो जाती है। तो एक लाभ तो हो गया कि सुप्राप्य है, और दूसरा बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ईंधन क्या करते हैं, बहुसंख्यक लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है लगातार, मैं बोल रहा हूँ ना कि 50% से भी अधिक ऊर्जा की खपत को ये
पूर्ति करता है, ग्रामीणों की तो बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। उसके अलावा हानियाँ इसकी बहुत ज़्यादा है। एक तो संग्रहण में अधिक समय लगता है, आपको पता है छोटे छोटे और ये जो तिनके वगैरह और जो लकड़ियाँ बिनने में पूरा दिन लग जाता है। ग्रामीण महिलाएं पूरे जंगल में घूमती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करती है, लेकिन पूरा दिन उनमें लग जाता है, शाम को आकर के खाना बनाती है। तो सोचो कितना बड़ा टास्क है ये। मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि आज आपको आपका रोज का जो काम रहेगा वो लकड़ी बिनकर लाना रहेगा, वही आपकी जॉब है, तो आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब यही तो काम हो गया। फिर प्रदूषण भी फैलता है, क्योंकि उसको जलाते हैं तो प्रदूषण भी फैलता है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव को भी में भी वृद्धि होती है लगातार। इसकी वजह से गर्मी बढ़ती है, क्योंकि वो धुआं होता है और धुआं की वजह से कार्बन बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, इसको हम लोग पौधाघर प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है? होता क्या है, हमारे वायुमंडल में होती है CO2। जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ये सूर्य आपका, इसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ये जो CO2 है ये क्या करता है? इन किरणों को कर लेता है, इन ऊष्मा को अवशोषित। और इसी अवशोषण के कारण क्या होता है? हमारी पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाती है। और पृथ्वी के इस प्रकार गर्म होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ज़्यादा क्या होगा? अवशोषित होगा ना। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो हरित गृह प्रभाव में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वैश्विक तापन बढ़ सकता है। पूरे दुनिया में टेम्परेचर कितना तेज हो सकता है? आप देख रहे हो लगातार हम लोग जो कार्बन का एमिशन कर रहे हैं। आप हर साल गर्मी देखते हो तो आप बोलते हो कि यार मार्च महीना आया नहीं, इतनी भयंकर गर्मी आ गई। आप बोलते हो कि अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे मई महीने में क्या होगा, ये सोच कर भी डर लगता है। इतनी तेज गर्मी हो रही है। कारण क्या? कारण ये कि हम लोग जो लगातार कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, आप कार्बन बढ़ाओगे तो अवशोषण तो बढ़ेगा ना। कार्बन बढ़ेगा तो अवशोषण बढ़ेगा, और अवशोषण बढ़ेगा तो धरती ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आपका निर्वनीकरण। लगातार वनों से लकड़ियाँ काट करके जलाओगे तो वन तो खत्म होगे ही ना, तो निर्वनीकरण भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? अभी हमने बात करी खाली ईंधन के बारे में, वो ईंधन जैसे लकड़ी वगैरह जो होते हैं उन ईंधन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब ये पेड़ पौधे जानवर, ये इनके कई लाखों वर्ष पूर्व जमीन के अंदर दबने की वजह से ताप और दाब में परिवर्तन, ताप और दाब के कारण ये क्या होते हैं? ये जीवाश्म में बदल जाते हैं। इसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे और ताप तथा दाब के प्रभाव में जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। ताप और दाब के प्रभाव में जीवाश्म में परिवर्तित हो गए हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला, आपको पता है दोस्तों कोयला कैसे बना होगा? लाखों साल पहले कई सारे करोड़ों वृक्ष एकदम से धरती के अंदर धंस गए। अब क्यों धंस गए, ज्योग्राफी में कुछ क्लासेस में आपको ये भी जानकारी हो जाएगी। फिलहाल ये सोच के चलिए कि मान लो वो धंस गए। अब वो धंस गए तो क्या हुआ? वो हजारों साल लाखों साल बीतने के बाद वो क्या हो गया? धरती में ताप और दाब, धरती के अंदर जाते हो ना तो तापमान तो बढ़ता ही है, तो उस ताप और दाब की वजह से उनका परिवर्तन हो गया किन में? जीवाश्म ईंधन के रूप में, और आज हम लोग उनको निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें दोबारा कोयला बनाना है तो हमको वापस वनस्पति को अंदर जो है दबाना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा लाखों साल के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ईंधन है ना, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, इनका इसलिए कम कंजप्शन करना चाहिए क्योंकि बनते बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। हम लोग जल विद्युत को इसको में कंसिडर नहीं करते हैं। तीनों चीज़ें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? ये जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, तो पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी रिलीज होती है, वही तो है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं कोयला क्या है, कोयला कैसे बना और कोयले का हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी समझते हैं। तो लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल, दलदल बोलते हैं इसको दोस्तों, फर्न और दलदल के
पृथ्वी के अंदर दबने से। या इन दोनों शब्द को अगर आपको याद नहीं रखना है तो वही याद रख लो आप, क्या, पौधों और जानवरों के पृथ्वी के अंदर दबने से, क्योंकि वहीं से बनता है। पौधों और जानवरों के पृथ्वी के अंदर दबने से इनका निर्माण हुआ है, या पेड़ पौधों या वनस्पति भी लिख सकते हो, सब एक ही मतलब होता है, फर्न भी वही होता है। नेक्स्ट है, इसे अंतर्निहित धूप कहते हैं। छुपी हुई धूप मतलब ऐसी उष्मा, धूप क्या होती है, धूप उष्मा होती है ना, आप धूप खाते हो इसका मतलब आप गर्म होते हो, तो धूप होती है उष्मा। और मैं अगर बोल दूं कि ऐसी धूप जो जमीन के अंदर निहित है, अंदर बसी हुई है, इसलिए उसको बोलते हैं अंतर्निहित धूप। तो कोयला को अंतर्निहित धूप के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है, कोयला से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों थर्मल पावर। तो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बिजली जो उत्पन्न की जा रही है वो कहाँ से आ रही है, वो थर्मल पावर से। लगभग 60% से ज़्यादा एनर्जी तो हम लोग थर्मल पावर से निकाल रहे हैं दोस्तों। अगर क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में जो बिजली जल रही है वो कहाँ से आ रही है, हो न हो वो किसी थर्मल पावर से ही आ रही है। लेकिन थर्मल पावर से आएगी तो हो सकता है भविष्य में बिजली के रेट बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, ये कोयला क्या है, ये सीमित मात्रा में है। और सीमित मात्रा में इसका मतलब है कभी भी खत्म हो सकता है। तो जो चीज़ खत्म होने वाली है उसका यूज़ आप पहले ही ज़्यादा करोगे तो और क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, उसकी रेट बढ़ेगी और आपको परेशानी होगी। आपने कभी सोचा है, आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि उनके जो महीने का खर्च होता है उनमें से पेट्रोल और बिजली का खर्च उनकी टोटल सैलरी का कितना प्रतिशत है। आपका गणित भी अच्छा हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर आपके पापा जी आपको बताने में सक्षम है, अगर वो बता देते हैं, अक्सर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन अगर मान लो आपके पापा ने आपको बता दिया तो हो सकता है कि उनका आंसर हो कि बेटा 10% तो मेरा जाता है केवल पेट्रोलियम में, और हो सकता है कि 5% आपका बिजली में भी चला जाए, या कभी कभार तो पेट्रोलियम में ज़्यादा भी चला जाता है। कितना महंगा पेट्रोल हो रहा है, तो आपकी इनकम का 10-15% तो खाली इन चीज़ों में ही जा रहा है। तो कितना बड़ा नुकसान है उस चीज़ का। कोयला और पेट्रोलियम में आपकी सैलरी का, मान लो आप 10,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो और महीने का 1,000 रुपये या 1,500 रुपये तो आपका केवल पेट्रोल में चला जा रहा है, तो फिर क्या मतलब निकला उस चीज़ का। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपकी सैलरी का इतना बड़ा हिस्सा काहे में जा रहा है, पेट्रोल में जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर जाएं, उसमें एक बार खर्च करना है, उसके बाद आपको महीने में कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है, तो आपका कितना पैसा बच सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तब समझ पाएंगे इसकी अहमियत जब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, जब गणित लगाएंगे कि हाँ यार इससे हमें पूरे साल में कितना नुकसान है। अगर एक महीने में हम इतना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो 12 महीने में कितना करेंगे, और कितने सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने कितना खर्चा इस खाली पेट्रोल और कोयला में कर दिया। अगर इसका बेहतर ऑप्शन आपके पास में है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हम लोग कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन उसमें समय लगेगा दोस्तों। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई पूरा कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। देखिए कोयला जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोयला एक बार जल जाता है तो बहुत देर तक ऊष्मा क्रिएट करता है, और इसी से बनती, इसी ऊष्मा से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग बदल सकते हैं। भारत में कोयला कहाँ मिलता है दोस्तों, भारत में कोयले की सबसे पहली जो खान थी वो थी रानीगंज, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल आपका रहा यहाँ पर, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भारत की सबसे पहली कोयले की खान खोदी गई थी। उसके अलावा धनबाद, सारिया और बोकारो, ये सारे के सारे झारखंड में हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, शायद अगर आपने इंडस्ट्री या उद्योग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। उसमें क्या मिलेगा हमको, जैसे धनबाद है, जैसे बोकारो है, जैसे रानीगंज है, इन सभी शहरों के आसपास, इन सभी जगहों के आसपास बड़े बड़े प्लांट दिखाई देंगे। जैसे बोकारो स्टील प्लांट जो टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है। तो क्या कारण है कि ज़्यादातर उद्योग इन कोयला के आसपास वाले क्षेत्रों में बसे होते हैं, क्योंकि उद्योग को ऊर्जा के लिए कोयला चाहिए ना, उद्योग काहे पे चलेंगे, तो कोयला उनको चाहिए। तो ऐसे में कोयला कच्चे माल के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब दूर से मंगाएंगे तो उनके लिए महंगा पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसी के आसपास ज़मीन ले ली और उससे उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। बाकी सामान तो वो पहुंचा ही देते हैं, सामान तो वो सारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोगों को तो पहुंचा देते हैं, और हमसे उसका जो है दाम वसूल भी कर लेते हैं वो। लाभ क्या है कोयले के, लाभ तो है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है। अभी तो हमारे पास पूरी एरिया में उपलब्ध है, बहुत सारी जगहों पर उपलब्ध है, इसलिए बोल सकते हैं कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है। उपलब्ध तो है, एक तो ज़्यादा अंदर की खुदाई भी नहीं करनी पड़ रही है, कम खुदाई पे मिल जा रहा है विस्तृत रूप में, लेकिन फिर भी कम है हमारे पास में।
विद्युत रूपांतरण के लिए सबसे उपयोगी है, यानी विद्युत बनाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो कोयला ही है। लेकिन हानि क्या है, एक तो प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। अगर कोयला वाली कोई आपने फैक्ट्री देखी होगी जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो आप देखना उसमें धुआं कितना निकलता है, दिन भर काला धुआं निकालते हैं। तो ये धुआं कितना ज़्यादा परेशान करता होगा या प्रकृति के लिए कितना नुकसान होगा। परिवहन के लिए भारी होता है। हानि क्या है दूसरी, कि परिवहन के लिए इतना भारी होता है ये कि इसको ट्रक से इधर से उधर ले जाने में हो सकता है कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लाभ है तो इसकी हानियाँ भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कोयला के बारे में। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में। समझते हैं पेट्रोलियम क्या है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पेट्रोलियम किस चीज़ से बना है, पेट्रोलियम बना है, जो शब्द है पेट्रोलियम, जो शब्द बना हुआ है वो शब्द बना हुआ है लैटिन भाषा के पेट्रा प्लस ओलियम से। पेट्रा और ओलियम से बना हुआ है, एक ज्वलनशील पदार्थ है जो शेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। मतलब जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों की जो लेयर होती है ना, परतें, उनके बीच दबा हुआ रहता है और जैसे ड्रिल करते हैं उन चट्टानों में से कीचड़ के रूप में प्राप्त होता है। उसी कीचड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल, उसको बोलते हैं क्रूड, कच्चा तेल बोलते हैं। वो कच्चा तेल हमें प्राप्त होता है और फिर क्या करते हैं हम लोग, इस कच्चा तेल को निकालने के बाद उसका क्या करें, परिष्करण करते हैं। तो निकालने को हम क्या बोलते हैं, इसका वेधन अपतटीय या तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। मतलब इसका वेधन मतलब इसको कहाँ से निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है ज़्यादातर पेट्रोलियम किन जगहों पर पाया जाता है, ये बोलना चाह रहा है। तो ज़्यादातर पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में। देखिए, अपतटीय क्षेत्र क्या है ये समझते हैं। अब तटीय क्षेत्र तो समझ जाएंगे, ये आपका इंडिया का साउथ इंडिया वाला मैप इस कुछ इस तरह से है। देखिए, ये तो आप समझते हैं ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये तो ब्लैक जो मैं कर रहा हूँ, ये तो आपका कोस्टल एरिया, तटीय एरिया, यहाँ पर समुद्र मिलता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर आपको मिल सकता है पेट्रोलियम। और अपतटीय क्षेत्र जो होता है, ये इस तट से थोड़ा सा दूर समुद्र में स्थित कोई बिंदु होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑफ शोर बोलते हैं। तो ये ऑफ शोर क्या है, यही होता है वो अपतटीय क्षेत्र। जैसे मुंबई के पास में एक क्षेत्र जिसका नाम है बॉम्बे हाई। तो ये बॉम्बे हाई क्या है, ये बॉम्बे हाई एक तरह का एक अपतटीय क्षेत्र है जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, जहाँ से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं। तो पेट्रोलियम ज़्यादातर कहाँ से निकलता है, अपतटीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अपरिष्कृत पेट्रोलियम को प्रक्रमण परिष्करणशाला में होता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम मतलब वो पेट्रोलियम जो हमें किस रूप में मिलता है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम मतलब होता है क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल आपको मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिष्कृत पेट्रोल। ये क्रूड ऑयल को निकाला जाता है और फिर इसी क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनरीज में। परिष्करणशाला का मतलब होता है रिफाइनरी। ये रिफाइनरी क्या करती है, परिष्करणशाला उसको परिष्कृत करती है, उसका प्रक्रमण करती है, मतलब उसको साफ करके शुद्ध करके उसमें से जो प्रोडक्ट होते हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे पेट्रोल में से निकलता है आपका डीजल, पेट्रोल में पेट्रोलियम से आपका पेट्रोल निकलता है, और मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन बोलते हैं वो निकलता है, ऑयल निकलता है, लुब्रिकेंट निकलता है जिसको हम लोग स्नेहक बोलते हैं, प्लास्टिक्स भी निकलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से निकलती है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से निकलती है। पहले क्रूड ऑयल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अपरिष्कृत पेट्रोलियम बोला जाता है। और इसी अपरिष्कृत पेट्रोलियम का प्रक्रमण जो है वो परिष्करणशाला में होता है, और उसी परिष्करणशाला को हम लोग रिफाइनरी भी कह सकते हैं। अगर आपको ये शब्द नहीं याद रहे एग्जाम में तो आप ये शब्द भी दोस्तों लिख सकते हो कि रिफाइनरी में उसको प्रक्रमण किया जाता है। इससे क्या क्या बनते हैं, इससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक बनते हैं। दोस्तों इसके सारे प्रोडक्ट कितने महंगे होते हैं सोचो आप, डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, ऑयल वगैरह सारी चीज़ बहुत महंगी होती है। अब इतनी सारी चीज़ महंगी है तो ये तो किसी सोने से बराबर है, सोने के बराबर है। लेकिन दोस्तों ये चमकता नहीं है, काले रंग का होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, काला सोना भी इसे कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोने के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलोगे सर इनके कलर तो लाल वाल वगैरह का कुछ होते हैं तो काला क्या बोलते हैं, तो दोस्तों क्रूड ऑयल जब निकलता है तो इसका कलर वैसा ही कुछ होता है। बाद में उसमें से जब शोधन किया जाता है तब हमें
रिफाइनरी में वो कलर दूसरे प्राप्त होते हैं। विश्व में पेट्रोलियम के निक्षेप कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? विश्व से पहले हम लोग भारत की जानकारी निकाल लेते हैं कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो, पहला जो जगह है उसको बोलते हैं हम लोग असम का डिगबोई। भारत में पहला जो कुआं खोदा गया था ना, पहला कुआं जो पेट्रोल का था वो खोदा गया था इसी जगह पर। पहला कुआं खोदा गया था असम के डिगबोई में। ये असम का डिगबोई कहाँ है? पहले असम देख लेते कहाँ है। ये असम यहाँ पर है, इसी असम में एक जगह है डिगबोई, तो यहाँ पर डिगबोई है। ये आपका असम रहा। इसमें पहले सबसे पहले कुआं खोदा गया था। अंग्रेजों के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं। मुंबई के बॉम्बे हाई में, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कहीं पर पेट्रोल निकलता है ना दोस्तों, तो निकलता है मुंबई के बॉम्बे हाई में। अब मुंबई कहाँ है? ये मुंबई यहाँ पर है, और बॉम्बे हाई कहाँ है? थोड़ा सा दूर यहाँ पर, इस जगह पर आपका बॉम्बे हाई मिलेगा। तो समुद्र में ही स्थित एक जगह है जिसका नाम बॉम्बे हाई है, और यहाँ पर हमने क्या किया? ड्रिलिंग करके हम लोग पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो ये दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में, अब ये कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा कहाँ मिलेगा आपको? ये कृष्णा नदी गोदावरी नदी दोनों यहाँ पर मिलेगी आपको। ये डेल्टा इनका, ये इस वाले रीजन में बंगाल की खाड़ी में आपको यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल सकता है, तो यहाँ पर भी निक्षेप पाएंगे। इसके अलावा गुजरात के आसपास यहाँ पर भी जामनगर में कुछ पेट्रोलियम पदार्थ के निक्षेप पाएंगे। ये तो हुई बात हमारा देश में, लेकिन हमारा देश के पेट्रोलियम पदार्थ की जो जहाँ जहाँ मिलता है उसमें आपको ध्यान दो ही चीज़ रखनी है। एक तो असम का डिगबोई और दूसरा मुंबई का बॉम्बे हाई, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत के 2 स्थानों के नाम बताओ जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दिमाग में असम का डिगबोई ध्यान रखना, और दूसरा ध्यान रखना आपको मुंबई का बॉम्बे हाई। कुछ भी याद नहीं रहे, दूसरे भी नाम, जो दूसरे नाम भी है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई मत छोड़ना क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर। इसके अलावा दुनिया में और कहाँ होता है? दुनिया में इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, देखो ये सारे के सारे देश आसपास ही है। यूएसए, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये बड़े बड़े उत्पादक देश है। और चाहे तो एक देश का नाम वो देश लिख सकते हैं, रूस, ये भी बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा देशों से अच्छा है कि हम कम ही देश याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए मेन देश कहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, देखो ये आपका आ गया सऊदी अरब। ये पूरी दुनिया का मैप आप देख पा रहे हो। आपको पूरी दुनिया का मैप दिमाग में रटना होगा, पूरे भारत के सारे राज्यों को अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ज्योग्राफी इतना आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। आगे की कक्षाओं के लिए बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या है? सऊदी अरब। ये आपका सऊदी अरबिया, यहाँ पर सऊदी अरब है, सऊदी अरब में, और ये आपका इराक यहाँ पर है, ये आपका ईरान है, ये आपका कतर है। देखो सब पास पास हो गए चारों देश, सऊदी अरब, इराक, ईरान और कतर, ये चारों देश बिल्कुल पास पास हो गए। तो ये चारों देश देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा यूएसए ये आपका है, वेनेजुएला ये यहाँ पर है। साउथ अमेरिका का एक देश है दोस्तों वेनेजुएला, जहाँ पर बहुत सस्ता पेट्रोल मिलता है दुनिया में, तो ये साउथ अमेरिका का वेनेजुएला हो गया। इसके अलावा अफ्रीका में भी एक देश, उसका नाम क्या है? अल्जीरिया। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ मिलता है? हमारे एशिया में मिलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे भारत में इतना नहीं मिलता है, और भारत में सबसे बड़ी कमी इसी की है। काश हमारे पास सबसे ज़्यादा पेट्रोल होता तो शायद हम दुनिया में अमीरों में शुमार होते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की वजह से ही शायद हमारे देश की जो है जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पा रही है। चलने का मतलब ये नहीं है कि गिर रही है, चलने का मतलब ये है कि हमारा आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है निर्यात की तुलना में, और वो आयात भी क्या है? वो पेट्रोलियम पदार्थ ही जो है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा होता है। तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए पेट्रोलियम की हमको जो निर्भरता है ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस क्या होती है? ये प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम पदार्थ के साथ ही निकलती है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं तो उसमें गैस रिलीज होती है, और वो जो गैस होती है वो कौन सी होती है? वही होती है प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, वहीं गहराई में चट्टानों में दबी होती है। जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं वो गैस भी निकल जाती है। तो इसका मतलब है इस गैस को तो और सिक्योर करना बहुत मुश्किल काम है, तो बड़ी मुश्किल से इसको जो है उसको संजोया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूल का, ये ईंधन के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो पेट्रोल और कोयला से कम धुआं फेंकता है, कि प्रदूषण बहुत कम करता है। डीजल पेट्रोल से कम प्रदूषण करता है, इसका मतलब जो प्रदूषण कम करता है वो हमको होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। और अभी तो सस्ता भी मिल रहा है पेट्रोल और डीजल से, तो और क्या चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़, जितना एक कार 1 लीटर में जितना एवरेज देती है, उससे ज़्यादा एक
किलो गैस जो है वो एवरेज दे रही है, और रेट भी कितनी है 40 रुपये 50 रुपये सस्ती मिल जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीएनजी अभी 80 रुपये में मिल रहा है और पेट्रोल 120 रुपये में मिल रहा है, तो देखो 40 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है, तो उसी 1 किलोमीटर वही कार 1 केजी सीएनजी गैस में दोस्तों 30 किलोमीटर चल रही है। तो देखो कितना डिफरेंस है, एक तो सस्ते में भी मिल रहा है, दूसरा चल भी ज़्यादा रही है, और तीसरा प्रदूषण भी कम कर रहा है। प्रदूषण करता तो है लेकिन कम करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सीएनजी। ये नेचुरल गैस ही तो है। प्राकृतिक गैस को जब कंप्रेस किया गया, संपीड़ित किया गया, दबाया गया, तो उस दबे हुए फॉर्म को ही क्या बोला गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। यह एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि पेट्रोलियम एवं डीजल की तुलना में यह कम प्रदूषण करता है। पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में दोस्तों यह कम प्रदूषण करता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। किसका प्रयोग? इस प्राकृतिक गैस का प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक गैस के अंतर्गत प्राकृतिक गैस विश्व में कहाँ कहाँ मिलेगी और भारत में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ है, समझते हैं इसको। विश्व में जो मेन देश है प्राकृतिक गैस वाले, देखिए रूस का तो पूरा जो कारोबार मेन जो चलता है ना, वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ से चलता है, और रूस जो है पूरे यूरोप को जो है आपको ये प्राकृतिक गैस देता है। जैसे विश्व में सबसे जो आगे चल रहे हैं वो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, इन देशों में प्राकृतिक गैसों की सबसे ज़्यादा भरमार है। तो इन देशों में प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े स्रोत है दोस्तों। उसके अलावा भारत में कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में किन किन क्षेत्रों में आपको पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। तो भारत में किन किन क्षेत्रों में मिलेगा? भारत में मिलेगा आपको ये जैसलमेर में, भारत में मिलेगा आपको कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा में, भारत में मिलेगा आपको त्रिपुरा में, मुंबई में और अपतटीय क्षेत्र में। मुंबई के अपतटीय क्षेत्र वही बॉम्बे हाई में। तो जैसलमेर और मुंबई दो प्रमुख जगह हैं जहां पर आपको प्राकृतिक गैस मिलती है। तो ये जो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में और त्रिपुरा नाम का एक जो राज्य है हमारा, बहुत छोटा सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्व का राज्य है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आसपास ही हैं। तो यहाँ एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, यहाँ पर भी हमें प्राकृतिक गैस के कुछ निक्षेप मिले, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक तो मिले। हमारे पास प्राकृतिक गैस के कुछ सोर्स तो हैं, इसलिए हम लोग जल्द ही प्राकृतिक गैस पर आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में ऐसा लगे कि हमने पेट्रोल की बजाय प्राकृतिक गैस को चुना है, और सरकार लगातार पाइपलाइन के थ्रू प्राकृतिक गैस को ले जा रही है। तो लाभ देख लेते हैं, एक तो पेट्रोलियम खनिज तेल के लाभ देख लेते हैं, और दूसरा प्राकृतिक गैस के लाभ देख लेते हैं। अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको पेट्रोलियम खनिज तेल मतलब दोस्तों होता है वही पेट्रोल, आपको पेट्रोल को चूज करना है या आपको प्राकृतिक गैस को चूज करना है, ये आपका ऑप्शन है। आप इन दोनों को देख करके बता सकते हैं। पहला है खनिज तेल का लाभ क्या है कि आसानी से परिवहनीय है, आसानी से टैंकरों में भर के इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और इसका लाभ क्या प्राकृतिक गैस का, ये भी आसानी से परिवहनीय है, इसे पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। किसको? इस प्राकृतिक गैस को भी ले जा सकते हैं। तो इसका भी क्या है, इसका भी एक लाभ है। दूसरा, यह पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार है। जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है, जो केमिकल्स बनाती है, जो रसायन बनाती है, उन सभी केमिकल इंडस्ट्रीज का जो आधार है, बेस है, उनको जो कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ ही चाहिए होता है, खनिज तेल चाहिए होता है। यहाँ पर यह तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। इसका मतलब प्रदूषण क्या करता है, यह प्रदूषण कम करता है, प्रदूषण कम करता है। तो अगर मान लो मैं बोल दूं तो ये प्रदूषण कम करता है, तो ये बेहतर है कि नहीं है? किससे? उससे या कोयले से बेहतर है। उसके अलावा तेल से सस्ता भी तो पड़ रहा है, पेट्रोलियम से सस्ता भी पड़ रहा है, और ये काफ़ी महंगा हो, ये लगातार इसकी रेट बढ़ती जा रही है। आजकल तो डे बाय डे बढ़ती है। हर दिन आप नए दिन जब भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलना जाते हो, या आप अपने घर वालों के साथ जब भी पेट्रोल डलना जाते हो, कभी ऑब्जर्व करना कि लास्ट बार जब गए थे तब रेट कितना था, अब गए तब रेट कितना है। इतने दिन ब दिन इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है। लेकिन अब यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, यहाँ पर इतना तेज़ गति से बढ़ती नहीं है।
अभी प्राकृतिक गैस का हमारे यहाँ पर ज़्यादा उपयोग भी नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अब इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि महंगा क्यों है, ये सस्ता क्यों है, ये महंगा क्यों है और ये सस्ता क्यों है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल महंगा इसलिए क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन महंगा ना, टैंकर से लाते हैं, और ये सस्ता इसलिए क्योंकि पाइपलाइन से लाते हैं। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपका घर है ना, ये आपका घर है, आपका घर में, आपका घर के नीचे आपको पानी पहुंचाना, और यहाँ पर एक टंकी लगी हुई बहुत बड़ी हुई है ना, टंकी लगी हुई, इस टंकी से आपको पानी यहाँ पहुँचाना है, नीचे नीचे ले जाना है। अब आप बोलोगे कि मेरे पास बाल्टी है, ये बाल्टी से मैं आराम से भर के, क्या है मेरे पास पावर भी है, और बाल्टी से इसमें से भर भर के नीचे ले जाऊंगा, 10-12 बाल्टी तो चाहिए पानी। लेकिन आपका एक भाई जो है वो बोलता है कि मेरे पास पाइप है, मैं पाइप से सीधा पानी नीचे गिरा सकता हूँ, और यहाँ पर जितना पानी चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे बताएं किस में ज़्यादा आसानी होगी, ये पाइप ले जाके आसानी होगी या इस बाल्टी से ज़्यादा आसान होगा। बाल्टी में आप थक सकते हो और बहुत समय भी लग सकता है, लेकिन जैसे आपने नली नीचे कर दी, वो पाइप जो होता है ना, नली जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, पानी की नलियाँ जो हैं, उससे आराम से आप पानी पहुँचा सकते हो। तो देखो ना, यहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुँचाना आसान है कि टैंकर के थ्रू पहुँचाना। टैंकर भैया ब्लास्ट भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, और टैंकर जो है थोड़ा सा पाइप कितना, एक टैंकर में कितना आता होगा, जितना भी आता होगा उतना लेके जाता होगा, 3-4 हज़ार लीटर, 5,000, 6,000 या 10,000 लीटर लेके जाता होगा, तो सीधे जाके पहुंच जाता है। लेकिन इसको देखो ना, सीधा पाइपलाइन ने एक बार चालू किया, प्रोडक्शन यहाँ से वहाँ तक भेजना शुरू किया, और चलती गई, गैस निकलती गई, जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक वहाँ से रिलीज होती चली जाएगी। तो सप्लाई कितना अच्छा है, तो सप्लाई हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अभी तो हम पाइपलाइन से, अभी और इसको पूरे देश में पाइपलाइन गाड़ रही है सरकार, तो देखो और सस्ता भी हो सकता है ये, लेकिन फिर भी हमें ये अच्छा ऑप्शन मिला है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका परंपरागत संसाधनों में जल विद्युत की बात करते हैं। ये जल विद्युत में क्या है, बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध बनाया जाता है ना, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं ऐसे, ये बांध जो होते हैं ये बहुत ऊंचाई पर बड़ी बड़ी दीवारें होती है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि पानी भरा होता है, ये पानी क्या होता है, किसी नदी का या वर्षा का जल इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर गेट लगा दिया। अब इन गेटों से पानी को छोड़ दिया, तो पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो यहाँ पर इन्होंने टरबाइन लगा दिया, पूरी मशीन लगा दी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पानी छोड़ा है, मान लो ये बांध है इधर वाला, पानी छोड़ा, पानी तेज गति से गया, पानी यहाँ से निकला है, टरबाइन को घुमा दिया, घूमते हुए आपको दिख रहा है, ये टरबाइन घूमता है, तो यहाँ ऊपर लगा हुआ है दोस्तों जनरेटर, और जनरेटर जब घूमता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और धीरे धीरे तारों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है बाहर। तो ये एक तरीका है जल विद्युत का। तो जल विद्युत भी बहुत अच्छी एक विद्युत का उत्पादन का एक स्रोत है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा करने की जरूरत है। अब एक और फायदा है कि जो पानी बचा हुआ है ना, उसका भी हम लोग खेती में, सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बचा हुआ जल कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी प्रकार की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत। तो जल विद्युत का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सीधा है कि बांध बनाओ, पहले वर्षा को पानी को रोक लो या नदी के पानी को रोक लो, फिर उस पानी को तेज गति से नीचे गिराओ ताकि वो नीचे रखे, टरबाइन को इतनी तेज गति से घुमा दे कि वो टरबाइन से क्या बन जाएगी, बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टरबाइन घुमाएगा जनरेटर को, और जनरेटर क्या कर देगा, बिजली उत्पन्न करना शुरू कर देगा। और उसी बिजली का उपयोग हम लोग घरेलू कार्यों में, कहीं पर भी बहुत सारे काम हमारे होते ही है, सारे चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी गाँव में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं कर रहा। हर गाँव में कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा मोटा तालाब तो होता ही है, उस तालाब के पानी को रोक करके ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ से पानी तेज गति से निकल जाए, तो वहाँ पर टरबाइन से भी हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते है कि वो पानी सीमित मात्रा में होता है, तो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, मुश्किल से 10, 15, 20 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाएगा, उसके लिए इतना खर्चा नहीं कर सकते इस वजह से। नहीं तो हर गाँव में ये व्यवस्था की जा सकती थी, टरबाइन से घुमाया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है जल विद्युत में, आपको समझ में आ गया। जल विद्युत में आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत का सबसे पहला जल विद्युत जो है वो नॉर्वे में उत्पन्न किया गया था। नॉर्वे नाम का एक देश है दोस्तों यूरोप में, इस नॉर्वे नाम के देश में सबसे पहला जल विद्युत प्रोजेक्ट लाया गया था।
देखो ये वो गेट है, ये वो संसाधन का जो गेट है, देखो आप, ये जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप उसके पीछे पूरा बांध बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ से पानी ऊपर से गिरा जा रहा है, और यहाँ आप टरबाइन का व्यवस्था कर सकते हो, यहाँ पर टरबाइन घुमा करके और पूरा जल विद्युत निकाल सकते हो, और आगे जल जो है सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किसानों को भी भेज देंगे। तो दो फायदे हो गए ना, बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। विश्व की ऊर्जा का कुल ऊर्जा का 1/4 दोस्तों, 1/4 ऊर्जा का भाग अगर जल विद्युत से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर 1/4 हिस्सा जल विद्युत से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे ही हमारे पास एनर्जी निकालने के लिए कोयला बहुत कम पड़ जाता है, तो ऐसे में ये एक अच्छा ऑप्शन इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत जगह घेरता है और बहुत हो सकता है इससे समस्या भी है। इसके हानियां हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जल विद्युत तो एक अच्छा ऑप्शन था, फिर हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ हानियां भी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अग्रणी देश कौन कौन से इसके अलावा पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना, ये बड़े बड़े बिजली के विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। और चाइना तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है अभी विद्युत को लेकर के, लेकिन सबसे पहला कौन लेकर के आया था जल विद्युत वाला? नॉर्वे लेकर के आया था। भारत में भी है भाखड़ा नांगल बांध, पंजाब का भाखड़ा नांगल बांध हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, और इसे बहुत बड़ा है, पंजाब में बहुत पुराना भी हो चुका है, और इसमें भी काफ़ी मात्रा में जो है जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक और मिलेगा आपको गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर बनाया गया बांध है जो गांधी सागर बांध है। आपको पता भाखड़ा नांगल कौन सी नदी बना है? भाखड़ा नांगल बना है सतलुज नदी पर, तो सतलुज नदी पर बना हुआ है बांध भाखड़ा नांगल। और गांधी सागर किस पे बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट ये है, चंबल नदी पर बना हुआ है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपको नागार्जुन सागर मिलेगा, और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो पश्चिम बंगाल में है, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना अगर कोई सी है तो वो होती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगर कहीं लिखा ना दोस्तों कि नदी घाटी परियोजना, इसका मतलब उस परियोजना का, उस बांध का काम एक से ज़्यादा है, खाली सिंचाई नहीं है, बिजली है, बिजली के साथ साथ और भी फिशिंग भी हो सकता है, वहाँ पर मछली पकड़ने का काम भी होता होगा, तो बहुत सारे काम एक साथ करता है। इस वजह से इसकी पहली बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ में गैर परंपरागत स्रोतों की चर्चा करते हैं। ये गैर परंपरागत स्रोत क्या है? गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो परंपरागत नहीं होते, मतलब कोयला, पेट्रोलियम और ये जो चीज़ हमने प्राकृतिक गैस, जल विद्युत पढ़ा है, ये सारे परंपरागत स्रोत थे। उनको छोड़कर जो दूसरे स्रोत जो गैर परंपरागत कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा, तो इसका मतलब ये है कि ये बस उसके उल्टे होते हैं जो परंपरागत नहीं होते। गैर का मतलब होता है उसके अलावा, तो उसके अलावा सारे कौन से हो गए? गैर परंपरागत। ये नवीकरणीय स्रोत होते हैं, मतलब एक तो इनके भंडार बहुत असीमित है दोस्तों, इनके भंडार असीमित है, इस वजह से इन्हें नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, और ये दोबारा बनते रहते, पुनर्चक्रित होते, खत्म कभी नहीं होते हैं, असमाप्य है। और सबसे अच्छा इनका फायदा है कि ये प्रदूषण रहित है। ये गैर परंपरागत संसाधन प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करते, प्रदूषण मुक्त संसाधन है। तो अगर आपको ऐसा कोई संसाधन मिल जाता है जिससे आपको प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में प्रदूषण मुक्त जो संसाधन होते हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर होंगे उपयोग करने के लिए। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा आदि इसके उदाहरण है। और भी इसमें बायोगैस ये वगैरह हम लोग पढ़ेंगे अभी, तापी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा और बायोगैस भी इसके एग्जाम्पल में आना चाहिए, जो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सारे गैर परंपरागत संसाधनों की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा गैर परंपरागत संसाधन कौन सा है? पहले हमारा गैर परंपरागत संसाधन है, उसका नाम है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश, आप बोलोगे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, या धूप में बैठ जाओगे तो बोलोगे सूर्य की ऊष्मा है, तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ही क्या कहलाएगा? यही सौर ऊर्जा है। तो सूर्य का ताप, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश ही सौर ऊर्जा है, और इसी सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। लेकिन विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी, कोई सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी प्रौद्योगिकी को हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल, सोलर
पैनल लगे होते हैं और उसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो क्या करते हैं, उस ऊष्मीय ऊर्जा को, वो गर्मी वाली जो गर्मी देता है ना, उस गर्मी को कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में और उसी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं बैटरियों में। सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग की जाती है। तो सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर सेल जो होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल, उसका नाम ही यही है, सौर सेल। ठीक है, लेकिन भारत के पास इतने अच्छे फोटोवोल्टिक सेल अभी है नहीं, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जिस भी देश के पास दुनिया में बहुत अच्छे सेल होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकाल सके, उसको ज़्यादा फायदा है। अगर अभी हाल के आंकड़ों की बात करें ना, तो जर्मनी के पास फिलहाल में बहुत अच्छे फोटोवोल्टिक सेल हैं, तो जर्मनी सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इत्तेफाक से जर्मनी के यहाँ साल भर इतनी गर्मी नहीं गिरती जितनी हमारे यहाँ गिरती, तो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन देशों में हो सकता है जहाँ गर्मी ज़्यादा गिरती है। और वो देश कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं उष्णकटिबंधीय देश। सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो ये सेल क्या करते हैं, उस पैनल से जोड़ देते हैं। एक बड़ा सा पैनल लगा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको, ये आपके सोलर पैनल लगाए गए ऊपर, ये सोलर पैनल है, इसमें सूर्य की किरणें जा रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ेगी, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेगी ये धीरे धीरे गर्म होगा और इसकी ऊष्मा को जो है सोलर जो सेल है ये कन्वर्ट कर देंगे किस में, बैटरी में, और बैटरी में इसको कन्वर्ट करके इन्वर्टर जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी में वापस से प्रोड्यूस कर देगा। तो ये जो सारी एनर्जी आपकी सेव हो जाएगी और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो आप इक्विपमेंट चला सकते हो वापस से उसको। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है सोलर सेल को इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया है। सौर ऊर्जा से हम लोग क्या क्या चीज़ अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रौद्योगिकी हमने डेवलप की हैं। देखिए सोलर पैनल तो आपने देखे होंगे, सोलर पैनल कैसे होते हैं, ये सोलर पैनल आपने देखे होंगे इस तरीके के कुछ, ये आपको दिख रहे हैं सोलर पैनल। तो सोलर पैनल से हमको समझ में आ सकता है कि ये इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। आजकल तो दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है, जो झीलें होती हैं ना हमारी झील तो वैसे ही वहीं रहती है, बहती तो है नहीं, तो उन झील खाली पड़ी हुई ना, उस पर कोई लोग रहते भी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, झीलों के ऊपर तैरते हुए पैनल लगा दिए और उससे हमको एनर्जी मिल रही है। सोचो कितना फ़ायदा है। और उससे क्या होगा, झीलों के पानी का इवोपरेशन भी कम हो जाएगा और ऐसे में हमें झीलों का पानी भी सुरक्षित रह सकता है, प्लस साथ ही साथ उससे हमको ऊर्जा भी तो मिल रही है ना, सौर ऊर्जा, कितना फ़ायदा उससे। नेक्स्ट है सौर तापक। देखिए आपने देखा होगा अक्सर ठंड के दिनों में ये इस तरह के कुछ ये पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। अक्सर ठंड के दिनों में गर्म पानी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जिसके पास ये सिस्टम नहीं होता है वो तो रोड लगाता है, जो इलेक्ट्रिक रोड होती है, या फिर आप गीज़र लगवा लेते हैं। उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एक बार इसको इंस्टॉल करवा लिया ना ये, तो इसमें क्या होगा, ये पानी जो भरा है इस टैंक में वो हमेशा आपको गर्म पानी ही मिलेगा घर पे। तो ये गर्म पानी करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट जो है आपका सोलर कुकर, ये स्कूलों में अक्सर प्रैक्टिकल में बताया जाता है। सोलर कुकर इस टाइप का कुछ होता है, सूरज की धूप में इसको रख दो, इसमें छोटे छोटे बाउल्स होते हैं। इन बाउल्स में क्या करना है आपको, इन बाउल्स में आपको जो चीज़ पकाना है, मान लो चावल पकाना है या दाल पकाना है, वो रख दो इसमें, थोड़ी देर धूप खाने दो इसको, धूप में इतनी गर्मी, ये कुकर जो है इतनी गर्मी ले लेगा कि थोड़ी ही देर में इसको आपको वो चावल जो आपने रखे हैं वो क्या है, वो सीज जाएंगे। सीज जाना मतलब पक जाएंगे। चावल को हम लोग सिजाते हैं ना, देसी भाषा में बोलते हैं ना चावल सीज गए, तो सीजना मतलब पक जाना। तो इससे चावल क्या है, पक जाते हैं आपके। तो ये कुकर काफ़ी अच्छा एक स्रोत हो सकता है। इसके अलावा सोलर ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सोलर ड्रायर फसलों को ड्राई रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ फसलें हैं जो नमी के कारण ख़राब हो सकती है, और नमी के कारण ख़राब हो सकती है क्योंकि वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या है, सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उन फसलों को, उन खाद्य फसलें जो भी फसलें उनको और नमी से ख़राब होने से बचा सकते हैं दोस्तों। तो सोलर ड्रायर का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा यातायात संकेतों में, देखो आप देख पा रहे होंगे यातायात संकेतों में भी, ये जो यातायात संकेत चल रहा है ये भी सोलर जो है सिस्टम से ही चल रहा है। तो सोलर प्लेट लगा दी जाती है ऊपर और यातायात संकेत उससे रन होता रहता है। दुनिया में कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं, भारत के भी बहुत सारे शहरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा के लाभ और हानियों की। तो सौर ऊर्जा के लाभ और हानियाँ क्या है। सौर ऊर्जा का लाभ ये है कि एक तो ये असमाप्य है, समाप्त तो नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा है। सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त हो सकती है क्या, तो सूरज कब तक है, 5 बिलियन साल तक है अभी। तो प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो दोनों तो फायदे हैं,
तो हानि क्या है? हानि है दोस्तों खर्चीला, एक बार इसको लगाना है तो बहुत खर्चा लगता है। तो आपको जो बिजली आपके घर की उत्पन्न करनी है उसके लिए आपको बहुत खर्चा लग सकता है, लेकिन एक बार खर्चा करने के बाद फिर ज़्यादा दिक्कत तो इतनी नहीं है। स्रोत के विसरण होने से ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि कुछ खराबी आ गई तो उससे हो सकता है कि एंड टाइम पे लाइट चले जाए या ऊर्जा बहुत सारी वेस्ट भी हो जाए आपकी, तो इसके लिए आपको हर बार मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, तो ये समस्या उसकी है। बाकी मैंने बताया ना कि उन देशों को जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देश रहते हैं उनको सौर प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जो देश 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहते हैं दोस्तों, जहां पर बहुत ज़्यादा धूप गिरती है, उन देशों को सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी उनके लिए सबसे बेस्ट और लाभदायक हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हमारे अगले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की तरफ। हमारा अगला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें पवन चक्कियाँ होती हैं। तो पवन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? ये पवन चक्कियाँ जब हवा से टकराती है ना, इनके जो ब्लेड बड़े बड़े पंखे जो होते हैं, ये जब हवा से टकराते हैं तो हवा से टकराने के बाद ये घूमना शुरू करते हैं, और जैसे ये घूमते हैं तो इन पंखों से जुड़ा होता है एक टरबाइन नीचे दोस्तों, और वो टरबाइन इन पंखों के साथ घूमता है और उसी टरबाइन से क्या जोड़ देते हैं? जनरेटर, और वो जनरेटर इसको काय में बदल देता है, इसको वो बदल देता है वापस दोबारा किसमें? विद्युत में। सेम प्रोसीजर जो जल विद्युत में है वैसे की वैसे ही है। मेन काम क्या है? अगर आपने टरबाइन घुमा दिया और टरबाइन से आपका जनरेटर घूम गया ना, वो चाहे वो कैसे घूमे, चाहे वो पानी से घूम जाए या किसी बांध बना कर पानी से घुमा दो या हवा से घुमा दो या ज्वार भाटा आके उसको घुमा दे, तो उसको हम लोग ऊर्जा ही तो बोलेंगे। तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका है दोस्तों पवन ऊर्जा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमने कब बनाया होगा? ये तो अभी अभी का हमारा खोज है, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए दोस्तों इसको। लेकिन पवन चक्की जो शब्द है ना, ये बहुत पुराना है, और पवन चक्की दुनिया में बहुत पहले से ही, इवन इंडिया में भी बहुत पुराने समय से लोग पवन चक्कियाँ का इस्तेमाल करते थे। तो फिर वो क्या विद्युत बनाते थे? बिल्कुल भी नहीं, वो विद्युत में इसका इस्तेमाल नहीं करते थे दोस्तों। वो इसका इस्तेमाल करते थे अनाजों को पीसने के लिए, वो इसका इस्तेमाल करते थे कुओं से पानी निकालने के लिए। तो कुओं से पानी निकालने और अनाजों का इस्तेमाल करने के लिए वो पवन चक्की का इस्तेमाल करते थे। अब अगर आपको ये लग रहा है कि कैसे करते होंगे, तो एक बार ज़रूर आप YouTube पर या किसी गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर इस तरह के फ़ोटो मिल जाएंगे कि कैसे वो लोग अनाज पीसते थे और कैसे वो लोग पानी निकालते थे। लेकिन ये होता था पहले, लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बदली, जैसे जैसे हमको लगा कि अब हमें इससे विद्युत निकालना चाहिए, तो आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा ना कि आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी होती है। तो हमारी आवश्यकता ने हमें उन काम से बदल करके हमारा दूसरा आवश्यकता क्या होगा? बिजली की आवश्यकता पड़ गई। तो अब हम लोग कुएं से पानी निकालने के लिए वैसे भी पंप का इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से चलता है दोस्तों। तो ऐसे में उन विद्युत मोटर को चलाने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता तो पड़ती है। ऐसे में हमने हमारा थोड़ा सा जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? बदलाव किया, और आज हम लोग पवन चक्की का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। देखते हैं इसको कैसे ये काम करता है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, और जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं, और जनरेटर को भी घुमाती है। तो क्या होता है? उससे पवन ऊर्जा निकल जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा निकल जाती है। और चिरकाल में, यानी प्राचीन समय में, चिरकाल में पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने और जल निकालने के लिए किया जाता है। चिरकाल में पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने और जल निकालने में किया जाता था दोस्तों। वहीं तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में उपयुक्त स्थिति है। पवन ऊर्जा कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी? अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर पवन ज़्यादा हो सकती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। और एक पर्वतीय इलाके जो होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है? बहुत तेज़ हवा चलती है। तो पर्वतीय इलाके और समुद्र के आसपास के तटीय इलाके, ये सारे क्या होते हैं? ये बेहतर होते हैं किस चीज़ के लिए? ये बेहतर होते हैं पवन ऊर्जा के लिए, बहुत उपयुक्त होते हैं। पवन के जो फॉर्म है वो दुनिया में बहुत सारे देशों में है, जैसे नीदरलैंड उसके लिए फेमस है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। इसमें कौन कौन से, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए
और स्पेन देश, ये सारे देश कहाँ पर मिलेंगे आपको? ज़्यादातर यूरोप में मिलेंगे। और एक यूएसए देश तो अपने आप में इतना फेमस है कि उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ है ये, अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ना। तो आपने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको पवन ऊर्जा में हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको कि इसके लाभ क्या है, पवन ऊर्जा के हमसे हमें लाभ क्या मिलते हैं। तो पवन ऊर्जा के लाभ क्या है कि एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। मतलब पवन ऊर्जा शुरुआत में महंगी पड़ती है क्योंकि उसके जो बड़े बड़े जो पाइप आते हैं, जो ब्लेड आती हैं, जो उसका पूरा सिस्टम आता है, तो जो भी उसकी मशीनरी और जो भी उसकी प्रौद्योगिकी, जो तकनीकी हम लोग लेकर के आते हैं, वो शुरुआत में महंगी होती है दोस्तों। लेकिन एक बार उसको लगा दिया तो जब तक हवा चलेगी वो घूमता रहेगा, बहुत सस्ती एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो एक बार लगाने के बाद उत्पादन की लागत कम हो जाती है और इससे में क्या होता है, आपको जो है विद्युत की उत्पादन की लागत कम हो जाती है। मतलब आपको विद्युत जो है वो कम रुपए में मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप, हालांकि फिलहाल में कोई पर्सनली तो नहीं लगा सकता, सरकारी इसको लगा रही है, लेकिन अगर पर्सनली कोई लगाता भी हो तो उसको बहुत सस्ता पड़ जाएगा बिजली। सुरक्षित और साफ होता है। सुरक्षित और साफ कैसे होता है? ये एक तो प्रदूषण मुक्त है और सुरक्षित मतलब इसमें एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। कभी आपने शायद न्यूज़ में नहीं सुना होगा कि किसी पवन चक्की के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे क्या हो सकती है? जैसे पक्षियों को हानि हो सकती है, क्योंकि घूमता रहता है ना, हो सकता है कि पक्षी वहाँ से गुजर रहे हो और लगता है पक्षी के किसी ग्रुप में किसी पक्षी को नुकसान पहुँच गया हो, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है? एक तो ये ध्वनि प्रदूषण बहुत करता है। इसकी आवाज़, ब्लेडों की जो ब्लेड से जब तेज गति से टकराती है हवाएं तो बहुत तेज आवाज़ निकलती है। उस एरिया में अगर बहुत सारी पवन चक्कियाँ है तो आवाज़ गूंजती रहेगी उस एरिया में, तो ध्वनि प्रदूषण तो हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों को व्यवधान उत्पन्न करती हैं। अगर आसपास में कोई रेडियो या दूरदर्शन केंद्र है तो हो सकता है कि उन पवन चक्कियों की तेज आवाज़ और हवा से हो सकता है उनकी जो आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी हो रेडियो की और दूरदर्शन की, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, तो ये हो सकता है। बाकी तो इसको हम लोग नकार सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो बहुत अच्छा है दोस्तों। इसलिए पवन ऊर्जा एक अच्छा विकल्प हमारे लिए भविष्य के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, इसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय संयंत्र होते हैं, वहाँ पर ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं इसको। तो नाभिकीय ऊर्जा जो परमाणु से निकलती है, कहाँ से निकलती है? कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम। इस यूरेनियम को नाभिकीय विखंडन करना पड़ता है। होता क्या है, इसके नाभिक में, केंद्रक में एक ऊर्जा होती है जिसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब क्या होता है, इस यूरेनियम को, थोरियम का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। यूरेनियम और थोरियम को क्या करना पड़ता है? नाभिकीय विखंडन, मतलब एक नाभिक को दो पार्ट में तोड़ना। विखंडन करने से ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं विद्युत बनाने में, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये है क्या? ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब ये प्रकृति में पाए जाते हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव, इनके अंदर ये बहुत ऊष्मा बढ़ा सकते हैं, कभी कभार धरती की गर्मी को भी बढ़ा सकते हैं। ये जिस एरिया में होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। और जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनके परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा जो होती है उसी से प्राप्त होती है आपकी परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा क्या होती है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक में होती हैं, और वो कौन कौन से? यूरेनियम और थोरियम। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, जो नाभिकीय संयंत्र होता है जहाँ से हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, तो उसमें ये नाभिकीय विखंडन की एक प्रक्रिया है, उससे गुजरते हैं और जो ऊर्जा है जो है उत्सर्जित होती है, और हमें क्या मिलता है? उत्सर्जित ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसी से हम लोग बना सकते हैं, आपकी विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में कहाँ कहाँ कितने कितने हैं ये भी पढ़ लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु के कलपक्कम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी एक नाभिकीय रिएक्टर वहाँ पर काफ़ी फेमस है, कलपक्कम। एक और है, उसका नाम है कूडनकुलम, बहुत फेमस है ये भी, कूडनकुलम। तो कूडनकुलम भी बड़ा फेमस है,
और ये रूस की सहायता से बना था, रूस देश की हेल्प से हमने बनाया था इसको। किसको? कुडनकुलम को। अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी, विद्युत ऊर्जा अगर कोई इन नाभिकीय रिएक्टर में कर रहा है तो वो कुडनकुलम ही है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। महाराष्ट्र का तारापुर जो है, यहाँ पर भी आपको एक नाभिकीय संयंत्र मिलेगा, महाराष्ट्र के तारापुर में मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा राजस्थान के कोटा शहर, आपने देखा होगा, राजस्थान के इस कोटा शहर के निकट एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं हम लोग राणा प्रताप सागर, महाराजा राणा प्रताप सागर के नाम से है, और ये एक बांध जैसा कुछ बना हुआ है। उसी के पास में एक जगह जिसको बोलते हैं हम लोग रावत भाटा, जहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र रखा गया है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप, रावत भाटा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं रावत भाटा का नाम, जो कि राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के नरोरा में भी है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नरोरा, वहाँ पर भी नाभिकीय संयंत्र लगाया गया है। उसके अलावा कर्नाटक में भी एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है केगा, तो कर्नाटक के केगा में भी क्या है, वहाँ पर भी आपको मिलेगा नाभिकीय संयंत्र। इसके अलावा गुजरात में भी है दोस्तों, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं गुजरात वाला भी, गुजरात में जो है उसका नाम है काकरापारा, काकरापारा नाभिकीय संयंत्र, ये भी काफ़ी फेमस है, गुजरात में है। आपके एनसीईआरटी में ये 1, 2, 3, 4, 5 ये दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी में तो खाली इनके बारे में बताया गया है। लेकिन हम लोग बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन में पूछ ले जाए कि उसके अलावा भी कुछ है, तो उसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत में थोरियम के विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाडट एक बालू रेत होती हैं। थोरियम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में मिलता है दोस्तों, तो थोरियम का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हमारे ही देश में है, और वो केरल के मोनोजाडट नाम की एक रेत होती है, बालू रेत होती है, वहाँ पर मिलता है। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम अगर हमारे पास में है और थोरियम से हम लोग परमाणु ऊर्जा निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन है। किस चीज़ का सबसे बेहतर ऑप्शन है? हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन है कि परमाणु ऊर्जा हम लोग थोरियम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, कहाँ से मिलता है ये? केरल के मोनोजाडट जो बालू रेत है वहाँ से मिलता है, कहीं पर मोनोजाइड भी लिखा होता है। परमाणु ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है अभी यूएसए और यूरोप कर रहे हैं, यूएसए और यूरोप अभी सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम इनको पीछे छोड़ दें। भारत में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो भारत में यूरेनियम मिलता है झारखंड और राजस्थान में, तो भारत में यूरेनियम के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों झारखंड की एक खान बड़ी फेमस है, उस खान का नाम है जादूगोड़ा, ये ध्यान रखना आप, जादूगोड़ा नाम की एक खान है जो आपको मिलेगी झारखंड में, और ये काय के लिए फेमस है? ये फेमस है आपकी यूरेनियम के लिए, तो झारखंड की जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए फेमस है। उसके अलावा राजस्थान में भी आपको यूरेनियम के निक्षेप मिले हैं, और लद्दाख में भी कुछ हद तक मिले। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि लद्दाख में हमें यूरेनियम के निक्षेप मिले हैं, लेकिन अभी हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो संभाव्य संसाधन है जिसकी मात्रा हमें पता नहीं। तो ये परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानियाँ क्या है? एक तो बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, अगर आपके पास परमाणु ऊर्जा है तो बहुत बल्क में प्रोडक्शन देती है ये, और दूसरा है कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो व्यर्थ उत्पन्न करते हैं। व्यर्थ मतलब कुछ अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं दोस्तों स्वास्थ्य के हिसाब से, और बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। एक रिएक्टर लगाने में 8-10 हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं, तो कितनी खर्चीली है ये, ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भूतापी ऊर्जा की। भूतापी ऊर्जा क्या होती है? देखिए, भूतापी ऊर्जा मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं ना दोस्तों, वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, और यही ताप और दाब जो है हमें ऊष्मा प्रदान करता है, और इसी ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि उससे बहुत बड़ा हिस्सा गर्म पानी का स्रोत जो है हमको मिल जाए, गर्म पानी के झरने मिल जाए। यूएसए यही तो करता है, और उसी एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस ऊर्जा का हम लोग किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है, यानी वो तापी ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? भूतापी, क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी से जो तापी ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। जैसे जैसे पृथ्वी में आप गहराई में चले जाते हो, धीरे धीरे गहराई में जाते हो, तापमान में दोस्तों वृद्धि होना शुरू हो जाती है, और यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल झरनों के रूप में प्रकट होती है।
गर्म झरनों के रूप में मान लो ये आपका धरती है और यहाँ पर पानी का कोई स्रोत है और नीचे गर्मी बढ़ रही, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी जो है उबलता चला जाएगा और झरनों के रूप में बाहर निकल जाएगा, गर्म झरनों के रूप में। यूएसए में बहुत फेमस झरना है दोस्तों, उसका नाम मैं बताऊंगा। यूएसए में एक फेमस झरना है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, इसकी भी बात करेंगे। तो क्या होता है, जिसका उपयोग शक्ति उत्पादन में किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो भूतापी ऊर्जा को भी हम लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड वाले रीजन में, भारत में कई, जम्मू कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में भी आपको मिलेगा, वहाँ पर कुछ झीलें जो हैं जिनका पानी उबलता रहता है, उनसे धुआं निकलता रहता है। वो कैसे होता है, वो भूतापी ऊर्जा का परिणाम है। दुनिया का सबसे बड़ा भूतापी संयंत्र जो है वह कहाँ लगाया गया, यूएसए में लगाया गया। और यूएसए में उस झरने का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर उसका नाम है। तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये यूएसए में है और दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, बहुत ऊंचाई तक निकलता है, गर्म पानी का झरना है और टूरिस्ट प्लेस भी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड और मध्य अमेरिकी देशों में बहुत सारे गीजर आपको दिखाई देंगे। आइसलैंड और न्यूजीलैंड तो काफ़ी फेमस है इसमें। इसके अलावा भारत में आपको कहाँ दिखाई देंगे, भारत में आपको हिमाचल प्रदेश के मणिकरण एक जगह है, लद्दाख में के पूगा घाटी में, यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में भी मिलेंगे, उत्तराखंड वाले जगह में भी मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, लद्दाख हुआ, पूरे हिमालयी क्षेत्र में आपको ऐसे झरने दिखाई देंगे, गर्म पानी के स्रोत दिखाई देंगे। तो ये है आपका भूतापी ऊर्जा दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले गैर परंपरागत संसाधनों की ओर। अभी तक हमने भूतापी ऊर्जा समझा है और हमने समझा है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है। हमने सबके लाभ और हानियाँ जरूर समझे हैं। तो क्या भूतापी ऊर्जा भी कुछ लाभ और हानि दोनों के साथ आती है? तो बिल्कुल दोस्तों, भूतापी ऊर्जा के कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी है। लाभ क्या है, एक तो ये स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है, स्वच्छ है, बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और दूसरा है कि हर समय वो झरना गर्म मिल जाता है आपको, तो हर समय ये उपलब्ध रहता है। लेकिन दोस्तों इसकी हानि क्या है, हानि है कि मान लो बहुत शहर से बहुत दूर कोई झरना है, तो वहाँ से यहाँ तक उस ऊर्जा को लाने के लिए बहुत खर्चीला हो सकता है। तो विद्युत वहन करना जो है वो खर्चीला हो सकता है अगर वो शहर से बहुत दूर अवस्थित है, तो इसी वजह से इसकी हानि भी है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये बहुत कम देशों में है, तो इतना बड़ा एक विकल्प तो नहीं है, लेकिन विकल्प है ज़रूर। ठीक है, भारत में ऐसा कोई बड़ा स्रोत हमें मिला नहीं है, कुछ हद तक छोटे छोटे मिलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, अगला गैर परंपरागत संसाधन है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में हम लोग क्या समझेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है। ज्वार भाटा आप समझते हैं दोस्तों, मान लो ये तो आपकी धरती है और ये आपका समुद्री वाला एरिया है। मान लो ये समुद्री वाला एरिया जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, ये सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण बल है, किसकी, सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, इन सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से ये पृथ्वी को खींचते हैं दोस्तों। और पृथ्वी को जब खींचते हैं तो पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे ये पानी का लेवल इस धरती पे यहाँ तक आ जाता है, बढ़ जाता है। इसी के पानी के उठने को, समुद्र जल के ऊपर उठने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग ज्वार भाटा। और हमने यहाँ पर क्या लगा दी, इस एरिया में जहाँ पर पानी हमको ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर हमने लगा दी ऐसे 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 टरबाइन। अब क्या है, पानी एकदम से आ रहा है, पानी जब आएगा तो ये जो टरबाइन दिख रहे हैं आपको, ये नीचे ये टरबाइन घूमते 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 चले जाएंगे और इनके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसका वो फोटो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में भी आपका फोटो दिया गया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। सकरे जो मुहाने होते हैं, जो पतले पतले मुहाने, तो जहाँ पर पानी ऊपर आ सकता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे पानी ऊपर आए बांध बना करके पानी को रोक लेते हैं और उस पानी को हम लोग दूसरी तरफ से वापस निकालते हैं। और जहाँ पर क्या लगे होते हैं, टरबाइंस लगे होते हैं और वो टरबाइन घूमते हैं और जनरेटर घूमता है और जनरेटर घूमता है और विद्युत उत्पन्न होती है। दो शब्द आपको हमेशा इस विद्युत उत्पन्न करने में याद रखने पड़ेंगे, नंबर एक टरबाइन और दूसरा क्या, दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जनरेटर। तो टरबाइन और जनरेटर दोनों मिलकर के विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। तो उच्च ज्वार के समय ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। उच्च ज्वार मतलब
जिस दिन बड़ा ज्वार भाटा आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े जो ज्वार भाटे आते हैं ना, वो आते हैं अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा 2 डेट याद रखना आप, इन 2 दिनों में सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। तो ये ऊंचे ज्वार भाटे यहाँ पर टरबाइन जो है इनको घुमा देते हैं और घूमने से हमें क्या मिल जाती है, ज्वारी ऊर्जा मिल जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में भी हम लोग ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं? बिल्कुल, भारत के गुजरात में हम लोग ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन जो है वो फ्रांस में बनाया गया था दोस्तों। फ्रांस पहला देश है जिसने इस ऊर्जा को समझा और उसने उससे विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न की थी। उसके अलावा बड़े बड़े स्टेशन भी है दुनिया में, रूस, फ्रांस में बड़े बड़े ज्वार स्टेशन लगाए गए हैं। ये कहाँ से हो सकती है? ज्वारी ऊर्जा केवल उन्हीं देशों में संभव हो सकती है जिन देशों की सीमा जो है समुद्र से जुड़ती हो, बाकी दूसरे देशों में नहीं हो सकती। भारत के कच्छ की खाड़ी में भी बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी ऐसे कुछ, ये गुजरात का जब मैप बनाते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी इस जगह पर है, इस जगह पर ये कच्छ की खाड़ी इस जगह पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पर हमारी होती है ज्वारी ऊर्जा। आपको बताए एक यहाँ पर बंदरगाह भी है दोस्तों, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह इसी ज्वार भाटे से चलता है। इसका नाम भी रखा गया ज्वारी बंदरगाह। क्यों? क्योंकि ज्वार भाटे से उसका पूरा काम होता है। तो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट एक विकल्प है हमारे लिए एक गैर परंपरागत संसाधन का। दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी का फोटो है, इसको ज़रा समझते हैं। इसमें भी क्या देखो, जैसे ये ज्वार भाटा आया और इससे हम लोगों ने इसको ऐसे बांध बना दिया ज्वार भाटे को रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ज्वार भाटा तो आएगा तो हमने कुछ गैप छोड़ दी उस पानी को निकलने के लिए। फिर क्या हो, पानी जैसे स्पीड से निकलेगा तो क्या करेगा, इस टरबाइन को घुमा देगा, इस टरबाइन को घुमा देगा। इस टरबाइन से हमारा जुड़ा होता है जनरेटर और वो जनरेटर आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करवा सकता है। भारत के गुजरात में हम इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लाभ और हानियां क्या है? इसके लाभ क्या है? एक तो प्रदूषण मुक्त है, कोई समस्या नहीं, भाई पानी कहाँ काम को प्रदूषित करेगा, तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा, समुद्र कभी समाप्त हो सकता है कि दोस्तों? दुनिया में टोटल पूरी पृथ्वी पर 71% तो जल ही तो है ना, तो असमाप्य है, पूरा समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन हानि क्या है? कुछ जीवों को, वन्य जीव और आवास नष्ट हो सकते हैं। वन्य जीव आवास कैसे नष्ट हो सकते हैं? इसमें जलीय जीव भी नष्ट हो सकते हैं। वन्य जीव तो होते हैं, मान लो कोई कोस्टल एरिया में, मान लो फॉर एग्जांपल कोई वन्य जीव रह रहे हैं और कोई उनके आवास है, तो पानी अंदर घुसेगा तो उससे क्या हो सकता है, वन्य जीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं। और दोहन भी कठिन है दोस्तों। इसका दोहन मतलब इसको निकालना, यानी इस जल विद्युत को उत्पन्न करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ज्वार भाटा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसे में उससे विद्युत निकालना ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है दोस्तों। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास में। आखिरी हमारा इसमें गैर परंपरागत साधन जो है दोस्तों, संसाधन में हम लोग बात करेंगे बायोगैस के बारे में। ये बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या होती है? ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और ये जो जानवरों का जो गोबर निकलता है, इन सभी अवशेषों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऊर्जा निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। तो ज़्यादातर ये गोबर गैस के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। होता क्या है कि एक प्लांट बनाया जाता है, जैसा कि आपको प्लांट यहाँ पर दिख रहा है। इस प्लांट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें भरते हैं, जो जितना भी आप इकट्ठा कर रहे हो ना, गोबर वगैरह या जीव जंतु के अवशेष, ये सारे इसमें हम लोग भरना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसका अपघटन करते हैं, और अपघटन करने से क्या होता है, वो गैस निकलती है जिसको हम लोग टैंक में स्टोर कर लेते हैं, और टैंक के द्वारा पाइप के माध्यम से आपके घर तक वो पहुंच जाती है। और घरेलू कामकाज में, खाना बनाने में, पकाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ लाइट के कुछ बल्ब भी इससे चलाए जा सकते हैं। तो छोटे उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए बहुत अच्छा एक संसाधन है ये। और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा भी जाता है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको इस तरह की कोई संसाधन देखने को मिलेगा। आइए इसको थोड़ा शब्दों में भी समझ लेते हैं कि जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। और इसी गैसीय ईंधन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोगैस कहते हैं। तत्पश्चात ये जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। तत्पश्चात ये जैविक अवशिष्ट क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से में मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, वो गैस जो होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। जैसे ही वो पाइप के माध्यम से आप तक पहुंचती है, आप जला सकते हो उसको, स्टोव
स्टोव से, गैस स्टोव से जोड़ लो और उसके साथ आप खाना पका सकते हो दोस्तों। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो गोबर चाहिए दोस्तों, और घर रसोई का अपशिष्ट चाहिए। तो ये गोबर की जो उपलब्धता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा बायोगैस संयंत्र जो लगाए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसका एक बेहतर फोटो यहाँ पर दिया गया है, जो आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी वगैरह में इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पर ये आप पहले तो उसको यहाँ से डाल दो, सारे जो मटेरियल है वो जाकर के उस चैम्बर में जाएगा, और चैम्बर में उसको क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन निकलने के बाद वो गैस तो निकल जाएंगे। अच्छा सोचो, गैस निकलने के बाद हमने उसका इस्तेमाल कर दिया, जो बचा हुआ पदार्थ, जो गोबर बचा, उसका क्या होगा? वो दोस्तों बहुत बेहतर खाद बन सकता है, बहुत जल्दी खाद में परिवर्तित हो जाएगा, और उसको किसान खेतों में डाल करके अच्छी खेती कर सकते हैं। तो हो गए ना इसके दो फायदे। तो जब एक ईंधन से आपको दो फायदे हो रहे, उसका बचा हुआ अवशेष भी आपको फेंकना नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो बची हुई चीज़ होती है ना, अक्सर इन चीज़ों में हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि बचा हुआ अवशेष जो होता है वो नुकसानदायक होता है, यहाँ तो फायदेमंद है। तो ये बिल्कुल भी प्रकृति को दोस्तों नुकसान नहीं पहुँचाती है, इस वजह से ये बहुत अच्छा एक विकल्प है। इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? खाना पकाने में कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में हल्का फुल्का कुछ बल्ब वगैरह जला सकते हैं घरों में, बाकी जैविक खाद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा इसका एक विकल्प है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हमने खनिज संपदा के बारे में चर्चा की। इसके दौरान हमने इस वीडियो के दौरान हमने चर्चा की परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधनों की। इसका मतलब शक्ति संसाधन भी पूरा कर लिया है। तो चैप्टर नंबर 3 का हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो सीरीज में मिले, कई बार क्या होता है कि यूट्यूब में आपको वीडियो सीरीज में नहीं मिल पाते और ढूंढने में बड़ी परेशानी भी होती है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा एक हल निकाला गया है। वो हल क्या है? वो हल ये है कि आप जा सकते हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट्स पर, जिसका नाम है magnetbrain.com। जैसे ही आप गूगल करोगे magnetbrain.com और उस पर क्लिक करोगे, आपको उस पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? सीबीएसई हिंदी मीडियम को टच करना है दोस्तों, क्योंकि आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप क्लास 8 चाहते हैं पढ़ना, तो आप क्लास 8 पर क्लिक कीजिए। उसके अलावा अगर आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना चाहते हैं जो 11वीं 12वीं 6वीं 7वीं किसी भी क्लास से हो, तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, चाहे 12वीं हो, 11वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो। तो 8वीं मान लो आपने चूज़ किया, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको वो सारी फैकल्टीज़ के फ़ोटो नज़र आते हैं जो आपको आपकी 8वीं क्लास को पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, विज्ञान है, गणित है, सामान्य अंग्रेजी है, और आखिरी में आपका आता है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान मान लो आपको देखना है, आपको मान लो सामाजिक विज्ञान के कुछ लेक्चर्स पढ़ने हैं, तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करिएगा दोस्तों। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो में आपको करना क्या है? इस विंडो में आपको देखना है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। इसमें आपको क्या करना है? पाठ्यक्रम, परिचय, संसाधन, ये आपको ऐसे चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको तुरंत आपका वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, और आपको कोई भी शिक्षक जो आपको पढ़ाता है वो आपको पढ़ाता हुआ आपको सामने दिख जाएगा। तो हो गया ना बहुत अच्छा तरीका। इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आप आसानी से अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।